क्या लगता है आजकल पेरेंट्स से क्या चूक हो रही है बच्चों की परवरिश में? मम्मी पापा अपने बच्चों को सब कुछ दे देना चाहते हैं। और अब सब कुछ देते हुए एक चीज़ कभी नहीं दे पाते, वो है बच्चों की मोबाइल की जो लत है उसको कैसे छुड़वाएं? हो सके तो दे ही नहीं। स्पेसिफिकली अमेरिकन पीडियाट्रिक एसोसिएशन कहता है 2 साल से पहले स्क्रीन शुड बी ज़ीरो। ज़ीरो मीन्स ज़ीरो। जब भी करियर प्लान करें तो किन बातों का ज़्यादा ध्यान रखें? कि बच्चे के लिए करियर है, करियर के लिए बच्चा नहीं है। जब भी कोई गेस्ट आता है, कोई रिलेटिव आता है तो बच्चे की है ना नेगेटिव फीडबैक दी जाती है। एक सब्जी वाला चिल्ला रहा था कि सड़े हुए आलू ले लो, खराब आलू ले लो, एकदम बेकार आलू ले लो, कीड़े पड़े हुए आलू ले लो। और उसकी लारी पे कोई नहीं जा रहा था। कोई जाएगा? बिल्कुल नहीं नहीं जाएगा। जाएगा, क्योंकि वो खुद ही अपनी चीज़ों को अप्रिशिएट नहीं कर सकता, तो दुनिया कहाँ पर करेगी? बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए मोमेंट्स होने चाहिए, एक्शंस होने चाहिए। पेरेंट्स कहते हैं कि वर्किंग है, समय ही नहीं है हमारे पास। पहले मैं कहना चाहता हूँ कि आप ऐसा ना कहें कि टाइम नहीं है, शायद हमें इसकी अवेयरनेस नहीं है। लेकिन हस्बैंड वाइफ है, वो लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, घर का जो इन्वायरमेंट है वो नेगेटिव है, तो इससे नेगेटिव इन्वायरमेंट का बच्चे पे कितना फर्क पड़ता है? वो मम्मी पापा अपने बच्चे के लिए सबसे बुरा काम यदि कोई कर रहा है तो अपने स्पाउस के साथ लड़ाई झगड़ा करना, या अपने स्पाउस को डिसरिस्पेक्टफुली बुलाना, उसका इंसल्ट करना, उसके साथ भली बुरी बातें करना, वो मुझे लगता है बच्चे के लिए सबसे बड़ा श्राप के समान वो काम है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर हिम्मत भारद्वाज। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे से होंगे। साथियों, जो आज का हमारा पॉडकास्ट है उसके जो हमारे गेस्ट हैं वो है वन एंड ओनली परीक्षित जोबनपुत्र। जी हाँ, इंडिया के नंबर 1 पेरेंटिंग कोच। तो आज इस पॉडकास्ट में हमने पेरेंटिंग के वो सारे के सारे सीक्रेट्स निकालने की कोशिश की है। बच्चों की परवरिश करते समय पेरेंट्स क्या गलती करते हैं, इस पे हमने डिटेल में, डेप्थ में बात की है। बच्चों का करियर पेरेंट्स कैसे प्लान करें। आजकल हर बच्चे में, लगभग हर बच्चे में मोबाइल एडिक्शन है, उससे कैसे बच्चों को दूर किया जा सकता है, बच्चों का मन पढ़ाई में कैसे लगाएं, ऐसे तमाम टॉपिक्स हैं। अगर पेरेंट्स इस पॉडकास्ट को देख ले तो ये उनके लिए एक रामबाण हो सकता है अपने बच्चों के लिए। तो ये मास्टर क्लास, इसमें ज़बरदस्त लर्निंग्स आपको मिलने वाली है, तो एंजॉय कीजिए इस पॉडकास्ट को। परीक्षित भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका THB पॉडकास्ट में। अरे थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं भाई? एकदम बढ़िया, बल्ले बल्ले जी भाई, मैं आपको बता दूं, हम ऑफ कैमरा पे बात कर रहे थे, मैं बहुत पहले से आपको देखते आया हूं और बहुत कुछ आपसे सीखते आया हूं। मतलब आप हिंदुस्तान के नंबर 1 पेरेंटिंग कोच हैं। तो आज बहुत सारे जो सवाल जवाब होने वाले हैं वो बच्चों पे होने वाले हैं। और जो मेरा पहला जो सवाल है वो हज़ारों का नहीं, लाखों पेरेंट्स का सवाल है कि बच्चों की मोबाइल की जो लत है उसको कैसे छुड़वाएं। आई थिंक मैक्सिमम मम्मी पापा का ये प्रश्न होगा। तो पहला तो लत छुड़वाने से पहले लगाए नहीं। सही बात है। राइट। मैंने अभी थोड़े समय पहले पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा जयपुर के अंदर सेशन था, तो वहाँ पर कोई पापा आए, बोले कि मेरे बच्चे की आदत छुड़वानी है। मैंने बोला एक्चुअली आपके जो बाजू वाले शर्मा अंकल हैं ना, उन्होंने आपके बच्चे को मोबाइल दिया ना, उन्होंने ही आपके बच्चे को बिगाड़ा है। और बाजू वाले जो वर्मा अंकल हैं ना, जो उसका हर महीने का रिचार्ज करके देते हैं, उसी के कारण आपका बच्चा बिगड़ा हुआ है। नहीं? बोले नहीं। तो मैंने बोला फ़ोन किसने दिया? सही बात है। रिचार्ज किसने करवाया? बोले हमने। तो नाउ अब छुड़वाना भी किसको है? पहले हमको। तो पहला जो मैं कहना चाहता हूँ, हो सके तो दे ही नहीं। स्पेसिफिकली अमेरिकन पीडियाट्रिक एसोसिएशन कहता है 2 साल से पहले स्क्रीन शुड बी ज़ीरो। ज़ीरो मीन्स ज़ीरो। इन एनी सिचुएशन, पापा के साथ या मम्मी के साथ वीडियो कॉलिंग पे बात हो रही है तो वो चल सकता है, अदरवाइज नहीं। राइट। 2 साल से ऊपर, पर मैं ये रेकमेंड करता हूँ, हमने 3 साल तक आदि को स्क्रीन ज़ीरो रखा था। 3 साल के बाद धीरे धीरे इंट्रोड्यूस किया। नाउ नंबर 2, हम पूरा ज़ीरो तो नहीं ही कर पाएंगे, बच्चे जब बड़े होते हैं। तो नाउ हमें नंबर 2 क्या ध्यान में रखना है? एज अप्रोप्रिएट कंटेंट दे।
जब बच्चा देख रहा है तो छुड़ाने से पहले जो देख रहा है वो सही है कि नहीं वो तो देखे, क्योंकि छुड़ा के ज़ीरो तो नहीं होने वाला है। वो एक आध घंटा, आधा घंटा, पौना घंटा तो होगा, तो उसमें क्या देख रहा है वो पहले देख ले। तो वहाँ पर हम शॉर्ट्स बच्चे को ना देखने दें, एज अप्रोप्रिएट कंटेंट हो, इसलिए बच्चा 13 साल से छोटा है तो यूट्यूब उसके लिए है ही नहीं, यूट्यूब किड्स है। 13 साल से ऊपर वाले लोगों के लिए यूट्यूब है। सो छोटे बच्चों के लिए यूट्यूब किड्स होना चाहिए। हमने हमारे घर के टीवी में से यूट्यूब इज़ डिसेबल्ड, आप डिलीट नहीं कर पाएंगे बट आप उसको डिसेबल्ड कर पाएंगे, ताकि वो बटन दबाने पे, रिमोट का बटन दबाने से यूट्यूब का या अंदर ऐप में दिखेगा नहीं, बटन दबाने से खुलेगा नहीं। एंड यूट्यूब किड्स में जाके बच्चों का जो एज है अकॉर्डिंगली प्रोफाइल सेट करें। सो कभी कभी यूट्यूब किड्स में भी आप जाएंगे तो भी बड़ी गेम के वीडियो और ऐसा सब कुछ रिकमेंडेशन में आता है। तो हमें खाली ध्यान में क्या रखना है कि वहाँ पर यूट्यूब किड्स में 3-4 साल का बच्चा है तो अकॉर्डिंगली एज प्रोफाइल हम सेट करके रखें। इतना हमने किया, एज अप्रोप्रिएट कंटेंट दिया, एंड शॉर्ट फॉर्म हमने हटा लिया, एंड हो सके उतना हमने बच्चे को 2-3 साल तक प्रोटेक्ट करके रखा है, तो वी आर गुड टू गो। देख रहा है वो एज अप्रोप्रिएट है तो चिंता नहीं करनी। नाउ नंबर 2 एंड दैट इज़ कि उसको यदि हमें स्क्रीन टाइम डिसाइड करना है कि 4 साल का बच्चा है, 10 साल का बच्चा है, 20 साल का बच्चा है तो कितना देख सकता है, और फिर उसको छुड़ाने पे आएंगे। जो एक्सेस है उसको छुड़ाएंगे, इससे पहले फिर माप तो पता होना चाहिए सही बात कि इससे ज़्यादा सही, इससे ज़्यादा गलत या जो भी है। तो रेशियो इज़ 4/2/1। 4 इज़ वॉट? एस फॉर स्टडी। बच्चा 4 घंटा स्कूल पे गया, ट्यूशन पे गया, होमवर्क किया, 4 घंटा पढ़ाई पर किया है, 4 घंटा 5 घंटा समथिंग, तो नाउ 2 घंटा शुड बी हिज एस फॉर वॉट? स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में इट कैन बी दी इंडोर स्पोर्ट्स, इट कैन बी दी आउटडोर स्पोर्ट्स, बट बच्चा खुद के साथ, दोस्तों के साथ, अपने टॉय के साथ वैसा 2 घंटा खेला हुआ होना चाहिए। एंड जब वो खेल ले, वो टाइम बिता दे, उसके माइंड को शार्प कर दे, उसकी बॉडी को और ज़्यादा एक्टिव कर दे, उसके बाद में थर्ड एस फॉर स्क्रीन। एंड वो जो स्क्रीन है वो एज अप्रोप्रिएट वाला हो, राइट? उसके अकॉर्डिंगली हम करेंगे तो वो सही है। जो बच्चे डिप्रेशन में जाते हैं, जो बच्चे एंग्री हो जाते हैं, जो बच्चे फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं, जो बच्चों के बिहेवियरल इश्यूज आते हैं, मोबाइल लेने पे रोना शुरू करते हैं, गुस्सा करते हैं, मम्मी पापा पे हाथ उठाते हैं, वो कौन बच्चे बताएं? जिसका ये रेशियो बिगड़ा हुआ है। जो बच्चे का 1 घंटा टीवी देखा तो 2 घंटे उसका खेल खेला हुआ होना चाहिए, ये रेशियो तक बच्चे का मेंटल हेल्थ ख़राब नहीं होगा। बट जो दिन उसने खेल खेलने की जगह टॉय के साथ या दोस्तों के साथ नीचे खेलने की जगह, उदम धमाल मस्ती करने की जगह, उसका ये 1 घंटा हो गया, ये 2 घंटा हो गया, अब धीरे धीरे रेड लाइट शुरू हो गई, राइट? दैट इज़ दी वार्निंग कि अब आपके बच्चे की मेंटल हेल्थ आप डैमेज कर रहे हो। एंड मैं ढेर सारे बच्चों का देख रहा हूँ कि वो ऑलमोस्ट 0-0 होता है। मैंने स्कूल पे गया, आया, फिर टीवी चालू किया, फिर टीवी देखता रहा, फिर ट्यूशन गया, ट्यूशन से आके मोबाइल देखा, पापा आ गए तो या मम्मी का आ गई तो, और या फिर वो टीवी देखते रहेंगे, फिर खाना खा के सो जाएंगे। 10th वाले बच्चे हैं, 12th वाले बच्चे हैं, उनके अंदर भी ये ज़्यादातर देखने को मिलता है। पूरे साल वैसा रहने के बाद आंखें ख़राब हो जाती है, दिमाग ख़राब हो जाता है, और ऐसे बच्चों के लिए जो स्क्रीन एडिक्शन है वो सबसे बड़ा ख़तरनाक चीज़ है। तो पहले हम धीरे धीरे अब छुड़ाने की जगह हम बात करेंगे कम कैसे करें। छूटने वाला नहीं है क्योंकि वो मम्मी पापा नहीं छोड़ सकते, सही बात है। तो कम कैसे करें? तो पहला कि बच्चे को मोबाइल नहीं चाहिए, बच्चे को खुशी चाहिए, बच्चे को डोपामिन केमिकल चाहिए। हमें क्या करना है, वो जो हैप्पीनेस का एक्सपीरियंस है आउट ऑफ मोबाइल, आउट ऑफ वीडियो गेम, वो उसको हम ट्रैकिंग में ले जाके, जंगल में ले जाके, उसके साथ गार्डन में जाके, घर पे तकिया फाइटिंग करके, उसके साथ हम उसको कुकिंग सिखाएं और बातें करते करते जोक्स सुनाएं, गप्पे मारे, स्टोरी सुनाएं। वैसा करते हुए अपार्ट फ्रॉम दी मोबाइल उसका डोपामिन और 3, 4, 5, 6 जगह से हम क्रिएट करना शुरू करें। एंड धीरे धीरे वी विल ट्राई कि अब ये जो खुशी उसको मिल रही थी, जो डोपामिन मिल रहा था, उसको 20% इसमें डाइवर्ट करें, फिर 30% डाइवर्ट करें, फिर 40%, फिर 50%। वैसे करते करते 80-90% तक बच्चा स्क्रीन के अलावा खुश रहना चालू कर दिया। अब आपको चिंता है ही नहीं,
अब बच्चा मोबाइल की जगह दोस्त को चूज़ करेगा, मोबाइल की जगह खेलना पसंद करेगा, उसकी जगह जॉगिंग करना, रनिंग करना, फुटबॉल खेलना पसंद करेगा. नाउ यू आर हैप्पी पेरेंट. बिल्कुल सही बात है भाई. मुझे एक चीज़ और पूछनी थी कि जब पेरेंट्स बच्चों का करियर प्लान करें, जब भी करियर प्लान करें, तो किन बातों का ज़्यादा ध्यान रखें? वंडरफुल. सो करियर का ध्यान रखने से पहले एक मंत्र याद रख लें कि बच्चे के लिए करियर है, करियर के लिए बच्चा नहीं है. राइट? सो कुछ मम्मी पापा ये करना ही पड़ेगा, ऐसा ही होगा, यही वरना तो लाइफ खराब हो जाएगी, फलाना फलाना, वो जो स्ट्रेस लेकर जीते हैं और वही स्ट्रेस बच्चों में पास ऑन कर दे, दैट इज़ वेरी मच रॉन्ग. सो मेरे बच्चे के लिए करियर है, उसकी पूरी कंप्लीट लाइफ है, वो लाइफ में अच्छे से जी पाए, उसके लिए उसको थोड़ा सा काम करना है, उसको पैसे कमाने हैं. राइट? वो पैसे के लिए बच्चा नहीं है ना, वो बच्चे एटीएम मशीन तो है नहीं कि जिसका काम सिर्फ और सिर्फ पैसे संभालना है. सही बात है. ये इंसान है जिसको बाकी के एक्सपीरियंस बेटर वे में कर पाए, उसके लिए पैसे कमाने हैं, और वो पैसे कमाने के लिए जो काम करना है उसको कहते हैं करियर. तो पूरी कंप्लीट लाइफ का वो 10% है, 20% है, 30% है, तो उसको उसी तरीके से ट्रीट करें. मैं देखता हूँ कि बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, बड़े होकर क्या करना चाहते हो, जो भी मिले बच्चे को वही पूछ रहे हैं. मम्मी पापा को पूछो ना कि आप आज से 10 साल के बाद क्या करना चाहते हो, उनको भी पता नहीं है. कोई नहीं पूछता, पूछता भी नहीं कोई भी. यदि वो जो मम्मी पापा या जो पूछ रहे हैं, मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि आप खुद को पूछो कि 10 साल के बाद क्या करना चाहते हो, खुद को पता नहीं है तो बच्चे को कहाँ से पता होगा. मैं कहना चाहता हूँ बच्चा है ना, बहुत ही ज़्यादा पवित्र है, प्रेजेंट में रहने वाला है, उसको भविष्य की चिंता में नहीं डालना है. उसके साथ रहते हुए हमें बच्चे के साथ प्रेजेंट में रहना चालू करना. हाँ, लेकिन जानबूझ के डाला जाता है. राइट? तो पहला, बच्चे के लिए करियर, करियर के लिए बच्चा नहीं. ठीक है. पूरी लाइफ का 10-20% है, तो उसको उतना ज़्यादा हाइप ना करें कि ये करियर नहीं मिला या करियर में सफल नहीं हुआ तो बच्चा सुसाइड कर ले, गलत कदम उठा ले. उतना ज़्यादा हाइप नहीं देना है. बच्चे को बोलना है बेटा पैसा कमाना एकदम ईजी है, लाइफ में सफल होना एकदम ईजी है. आपको बच्चे को ये देखना है कि कौन से काम में बच्चे का हार्डवर्क होता है. हार्डवर्क से पैसा नहीं मिलता, हार्डवर्क से पैसा मिलता है. कौन सा वैसा काम है जो करते वक्त बच्चा दिल से खो जाता है, अपने अस्तित्व को वो भूल जाता है, अपने कंफर्ट को वो छोड़ देता है, खाना पीना भूल जाता है, वो उसका हार्डवर्क है. मम्मी पापा उसका कौन सा हार्डवर्क है ना वो ढूंढे, उसको दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर ना करें, बट उसको क्या करें, उसका हार्डवर्क ढूंढे कि कौन सा ऐसा काम है कि जो वो एकदम दिल से करता है. नाउ नंबर 2 माने उसको पसंद है. नाउ नंबर 2, वैसा कौन सा काम जिसको आजू बाजू वाले लोग पसंद करते हैं. एग्जाम्पल, मुझे गाना पसंद है, पर मैं गाना गाऊं तो सब लोग बोलते हैं भाई बंद हो जाओ. राइट? तो वो मेरा पैशन है, पर लोग टॉलरेट कर पाए वैसा मेरा गाना नहीं है. सही बात. तो वो करियर में नहीं आना चाहिए. सो पहला हमें देखना है कि कौन से काम को लेकर बच्चा एंजॉय करता है. नाउ नंबर 2, वो कौन सा काम है जो वो जब करे तो आजू बाजू वाले लोग भी एंजॉय करते हैं. वो दोनों काम को कंबाइन करें, एंड वो काम बच्चे के लिए बेस्ट करियर हो सकता है. नंबर 1. नाउ नंबर 2, हार्डवर्क या जो काम कर रहे उससे पैसा मिलता है? आंसर इज एब्सोल्युटली नो. 2 चीज़ों से पैसा आएगा. वेरी फर्स्ट थिंग, बच्चे का माइंडसेट, बच्चे का एटीट्यूड. जहाँ पर मम्मी पापा ने बोल के रखा है बेटा पैसा पेड़ पे नहीं लगता, उगता है. क्या बोलना है? उगता है. सारे पैसे कागज़ के बने हैं और कागज़ पेड़ से ही बनता है. एग्री. राइट? नंबर 2, आप मैंगो को उगाओ, एक बार उगाओ और उसको बेचो, उसमें से पैसा ही बनता है. फार्मर, इतनी बड़ी इकोनॉमी, हमारे 70% ऑफ द पॉपुलेशन पैसे कमाने के लिए खेती के ऊपर आश्रित है. तो 70% पॉपुलेशन खेती से, माने पेड़ पौधे से ही पैसे कमा रहे हैं. सब्जी वाला वो बेच कर ही पैसे कमा रहा है. एग्री. राइट? तो पैसे पेड़ पर ही उगते हैं, माने बहुत ही आसान है. आपने अभी तक वो एंगल से देखा नहीं है.
वो आपका प्रॉब्लम है। राइट? तो बेटा पैसा है ना, वो कहाँ पर रुकता है? बोले पेड़ पर रुकता है, माने बहुत आसानी से दिख जाता है। हम यदि दो चीज़ करें, नंबर वन, मेरी जो टैलेंट है, मेरी जो खूबी है, उसको लेकर मैं अच्छा महसूस करूं, वेरी फर्स्ट थिंग। नंबर टू, वो खूबी से समाज का कौन सा प्रॉब्लम है वो मैं सॉल्व कर सकता हूं। तो पेड़ पे पैसे नहीं उगते, पर पेड़ पे कुछ वैसा उग रहा है जिससे किसी की भूख मिट रही है। भूख मिटाने से पैसे बनते हैं। राइट। सेम वे मेरे अंदर जो खूबी है, मेरे अंदर जो खासियत है, जिससे मुझे अच्छा लग रहा है, वो मैं काम किसके लिए करके मैं किसी का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। एंड नंबर थ्री, वैल्यू ऐड कर सकता हूँ। प्रॉब्लम सॉल्व किया एंड वैल्यू ऐड किया, तो लोग वैल्यू के बदले में पैसा देते हैं। आपने जैसे एग्जांपल के तौर पे माइक्रोसॉफ्ट का जो ओएस है, विंडोज़, वो लिया या आईओएस लिया, तो क्या हम ऐसा सोचते हैं कि यार स्टीव जॉब ने कितना हार्डवर्क किया होगा, उतना ही मैं पैसा दूंगा? नो। अब सैमसंग के लिए 1,00,000 रुपये का या कोई भी कंपनी का 50,000 का फ़ोन आपने लिया, तो उससे पहले देखते उसका मालिक अभी कितना काम करता होगा, यार वो अभी बीच पे आराम करता होगा, तो नहीं मैं नहीं लूँगा। ऐसा नहीं सोचते। ये चेयर लेने से पहले आप ऐसा तो नहीं सोचते कि इसका मालिक अभी क्या कर रहा है, देखो तो कहीं पे जाके मजदूरी कर रहा है, हार्डवर्क कर रहा है, तो ही पैसा दूँ? नो। अब क्या देखते बताएं, ये चेयर लेने से, लैपटॉप लेने से, मोबाइल लेने से मेरी लाइफ में क्या वैल्यू ऐड हो रही है। 99% पेरेंट्स उनके बच्चों को वो चीज़ बता ही नहीं पाते कि बेटा आपकी जो टैलेंट है, आपकी जो खूबी है, आपकी जो खासियत है, जो आपको पसंद है, जो लोगों को पसंद है, उससे लोगों का कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। नंबर टू, कैसे वैल्यू ऐड कर सकते हो। मैं बोलूँ कि ये दो चीज़ कर देना, तो दुनिया का हर बच्चा, उसको जो पसंद हो वो काम में करोड़पति हो सकता है बाय द टाइम ऑफ 30, बिफोर द एज ऑफ 30, गारंटी के साथ। प्रीक्षित भाई, अब थोड़ा सा पढ़ाई की बात कर लेते हैं। Okay. पेरेंट्स बड़े परेशान होते हैं ना कि बच्चों का, हालांकि मेरा भी सब्जेक्ट है ये, है ना? बराबर। हाँ जी। बच्चों का मन पढ़ाई में कैसे लगाएं, तो क्या मतलब आप बताना चाहेंगे इसके बारे में? सो पहला, रीडिंग, जो पढ़ाई है ना, उसको हम दो तरीके से देखें, एक है रीडिंग और एक है लर्निंग। एग्री। बच्चों को रीडिंग के लिए फोर्स ना करें, बच्चों को लर्निंग के लिए ओपन कर दें। हमें ऐसा लगता है कि बच्चा पढ़ रहा है, बच्चा लिख रहा है, इज इक्विवेलेंट टू बच्चा लर्निंग कर रहा है। आंसर इज एब्सोल्युटली नो। यस यस। आप अग्री करेंगे कि हम दोनों आपस में बात करके भी सीख रहे हैं। एग्री। व्यूअर्स अग्री करेंगे कि अभी हम पॉडकास्ट देख कर भी, माने यूट्यूब पे वीडियो देख कर भी आप कुछ सीख रहे हैं, या इसको सुनकर भी आप कुछ सीख रहे हैं। सो लर्निंग इज नॉट इक्विवेलेंट टू रीडिंग और द राइटिंग, इट इज द पार्ट ऑफ लर्निंग बट नॉट द कंप्लीट लर्निंग। मम्मी पापा के दिमाग में क्या है, बच्चा जितना पढ़ता है, जितना लिखता है, उतना ही सीख रहा है। बट वो बच्चा यूट्यूब पे केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, बायोलॉजी का कोई वीडियो देख के सीख सकता है, यस और नो? अपने दोस्त के साथ बैठ के बातचीत करके सीख सकता है, यस और नो? यस यस। उसके बारे में आंखें बंद करके सोच के, विजुलाइज करके, इमेजिनेशन करके सीख सकता है, यस और नो? मैं कहना चाहता हूँ, बच्चे को यूनिवर्सिटी के लिए नहीं, यूनिवर्स के लिए तैयार करना है। राइट? एंड इसके लिए हम एक चीज़ को ध्यान में रखें कि बच्चे का लर्निंग होना चाहिए, रीडिंग का फोर्स ना करें, नंबर वन। तो वो लर्निंग, आप बच्चा नहीं पढ़ रहा है, कोई बात नहीं, मैं बच्चे की टेक्स्ट बुक लूँ, मैं बच्चे के साथ लाउड रीडिंग करूँ एंड बच्चे को सुनाऊँ, वो भी तो लर्निंग हुआ। बिल्कुल सही। तो हम लर्निंग पे फोकस करेंगे, रीडिंग पे नहीं करेंगे, पहली चीज़। एंड जब बच्चे को फॉर्म ऑफ लर्निंग, जब अलग अलग एक्सपीरियंस होंगे एंड उसमें जब उसको समझ में आएगा कि जब मैं खुद से जुड़ना चाहता हूँ एंड जब मैं बुक हाथ में लेता हूँ एंड उस समय पे जो मुझे मेडिटेशन का एक्सपीरियंस होता है, जो मुझे खुद से मिलने का अनुभव होता है, दैट इज़ ऑसम, दैट इज़ अमेजिंग। वो बाकी सारे अनुभवों से परे अनुभव है, बहुत ज़बरदस्त अनुभव है। एंड तब जाके बच्चा हाथ में किताब उठाएगा, पढ़ना शुरू करेगा। वो आप होंगे तो भी पढ़ेगा, नहीं होंगे तो भी पढ़ेगा, आप शादी में जाओगे तो भी पढ़ेगा, आप ऑफिस पे जाओगे तो भी पढ़ेगा। तो रीडर तैयार होगा, तो लॉन्ग लाइफ लर्नर तैयार होगा, तो ये बच्चा यूनिवर्स के लिए तैयार होगा। वरना तो 80-90% लाएगा और जो यूनिवर्सिटी उसको बोलेगी वहाँ पर चला जाएगा। एंड नंबर टू,
बच्चे को पढ़ाना है ना, तो एक बात बताऊं, अब मम्मी पापा बन जाए। बच्चा स्कूल में गया, कौन मिला? टीचर मिला। ट्यूशन में गया, कौन मिला? टीचर मिला। घर पे भी उसको टीचर मिले, तो क्या बच्चा एंजॉय करेगा? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कोई आईएएस हस्बैंड है, या आईएएस या आईपीएस हस्बैंड या वाइफ है, कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन है, वो हस्बैंड या वाइफ है, राइट? वो होंगे। नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज, मैं आपको पूछना चाहता हूँ, उनके जब स्पाउस घर पे हैं, उनको घर पे जब उनका स्पाउस आए तो उनको आईपीएस चाहिए कि हस्बैंड चाहिए? हस्बैंड। आईएएस चाहिए कि वाइफ चाहिए? वाइफ। राइट। ज़रा सोचिए, वैसे बच्चे को घर पे चौथे टीचर चाहिए, या मम्मी चौथे पापा रिपोर्टर चाहिए कि मम्मी पापा चाहिए? मम्मी पापा चाहिए। अब जब आप मम्मी पापा का रोल अदा नहीं करते, वो प्यार, वो लव, वो केयर, वो सिंपैथी, वो बच्चा मोबाइल में ढूंढता है, वो बच्चा दोस्तों में ढूंढता है, Agree. वो बच्चा बाहर ढूंढना शुरू करता है। जितना बच्चा बाहर जाएगा उतना पढ़ाई से बच्चा दूर होता जाएगा। एंड इसीलिए बच्चों को अच्छा पढ़ाना है ना, तो अब टीचर नहीं, मम्मी पापा बनना शुरू करें, और उसके साथ खेले, उसके साथ बातें करें, उसके साथ पढ़ाई की बातें ना करें। सही बात है। उसने पूरे दिन में क्या सीखा, उसमें से कौन सा ऐसा चीज़ था जिससे उसको वाव फील हुआ, आहा फील हुआ, वो चीज़ पूछनी चाहिए। क्या करवाया ने, क्या होमवर्क ने, तुझे क्या नहीं आता मुझे बता। आपको कोई पूछे आपको क्या नहीं आता, उसकी जगह आपको पूछे कि आपको क्या आता है। आज के दिन में भी शायद आपने पॉडकास्ट लिया या कुछ भी अपने लोगों को मिले, उसमें से क्या आपका आहा मोमेंट था? व्हाट डू थिंक, इसमें ज़्यादा मज़ा आएगा? आहा मोमेंट, राइट। मे बी शायद मुझे स्केटिंग नहीं आता, मुझे हवा में उड़ना नहीं आता, मुझे चांद पे जाना नहीं आता, लोग मुझे वही चीज़ें दिखाए। मुझे ट्रैक्टर चलाना नहीं आता, एरोप्लेन चलाना नहीं आता, तो वो पूरी दुनिया में 1 करोड़ से ज़्यादा चीज़ें होगी। सही बात है। बट मुझे पेरेंटिंग आता है, हाँ, बराबर, मैं उस पर ध्यान देता हूँ, तो जो भी लाइफ के सपने हो सकते वो पूरे हो गए। सो मैं सेम में मम्मी पापा को कहना चाहता हूँ, बच्चे को क्या क्या नहीं आता, उसकी जगह बच्चे को क्या आता है उस पर फोकस करें, उसको ज़्यादा शार्प करें और उससे रिलेटेड बात करें। देखना बच्चा अपने आप पढ़ने के लिए बैठ जाएगा। जनरली ये भी होता है परीक्षित भाई कि जब भी कोई गेस्ट आता है, कोई रिलेटिव आता है, तो बच्चे की है ना नेगेटिव फीडबैक दी जाती है। मेरे बच्चे को ये नहीं आता, मेरा बच्चा ऐसा नहीं करता, मेरा बच्चा वैसा नहीं करता। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? अभी कल ही सब्जी मंडी में मैं गया था, कुछ मैं और दुर्वेश भाई। हाँ। तो वहाँ पर एक सब्जी वाला चिल्ला रहा था, ये सड़े हुए आलू ले लो, ख़राब आलू ले लो, एकदम बेकार आलू ले लो, कीड़े पड़े हुए आलू ले लो। और उसकी लारी पे कोई नहीं जा रहा था। कोई जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। नहीं जाएगा, क्योंकि वो खुद ही अपनी चीज़ों को अप्रिशिएट नहीं कर सकता, तो दुनिया कहाँ पर करेगी? एग्री। एंड सेम वे मैं कहना चाहता हूँ, जो मम्मी पापा है वो भी वही गलती कर रहे हैं। वो भी अपना आलू, माने अपने बच्चे के बारे में बुराइयाँ कर रहे हैं, और उसके बाद में जब वो बच्चा बड़ा होगा ना, फिर बोलेंगे ये मेरे लड़के के लिए एक लड़की ढूंढ के दो ना। फिर बोलेंगे उसके लिए आपकी कंपनी में जॉब हो तो बताना। बोले मेरा बेटा आर्किटेक्ट बन गया है, तो आपका घर या किसी का इंटीरियर करवाना हो तो बताना। अब वो लोगों ने बचपन से वही सुना है कि आलू सड़ा हुआ है, आलू ख़राब है, तो बच्चे का कॉन्फिडेंस क्या होगा? एंड नंबर 2, वो रिलेटिव के दिमाग में बच्चे की इमेज क्या होगी? मैं बोलूँ कि हस्बैंड एंड वाइफ में भी प्रॉब्लम होंगे, कोई भी कपल परफेक्ट हो ही नहीं सकता। सही बात है। दोनों की अपेक्षा है, दोनों की परवरिश अलग अलग हुई है। तो नाउ अब हम भी वही करना शुरू करें, जो भी आए उसके सामने वाइफ को क्रिटिसाइज़ करना शुरू करें या वाइफ हस्बैंड को क्रिटिसाइज़ करना शुरू करें। क्या हमें वो रिलेशनशिप अच्छे लगेंगे? बिल्कुल नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। अब नाउ बच्चे ने बचपन से वही देखा है, अब यही बच्चा जब बड़ा होगा ना, वो दूसरे बच्चों के मम्मी पापा को मिलेगा, अपने दोस्तों के, रिलेटिव्स के, फिर यही बच्चा बोलना शुरू करेगा मेरे मम्मी पापा ऐसे, मेरी मम्मी ऐसी, मेरे पापा ऐसे, पूरे दिन मच करते रहते हैं। एंड फिर वो जो बोलते हैं कि तुम अच्छी मम्मी नहीं हो, तुम अच्छे पापा नहीं हो, फिर मम्मी पापा को चुभता है। तो पहला, आपका बच्चा है ना, वो यूनिक है। आपके बच्चे की कमज़ोरी वो आपके बच्चे की कमज़ोरी है, तो आपके बच्चे तक रखे, आप तक रखे, वो हम दुनिया को प्रदर्शित ना करें। एंड नंबर 2 एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, दुनिया के सामने यदि हमें कुछ बात भी करनी है, तो बच्चा कौन सा काम अच्छा करता है वो कहे। तो मैं, मेरा बच्चा लैंग्वेज में कमज़ोर है, तो वो ना कहूँ, पर मैं कहूँ कि मेरा बच्चा मैथ्स में पावरफुल है,
मेरा बच्चा लैंग्वेज में बहुत अच्छा है और मैथ्स में कमज़ोर है, तो मैं बात करूं कि मेरे बेटे को कविताएं बहुत पसंद है, शायरी बहुत पसंद है, लैंग्वेज में उसकी मास्टरी है, इंग्लिश उसको आता है, हिंदी उसको आता है, गुजराती उसको आता है, ज़बरदस्त है। लैंग्वेज में तो वो मुझसे भी आगे हैं। वो जब मैं बात करूं तो नंबर 1 बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, एग्री करते हैं। एंड नंबर 2 एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बच्चे की जब सेल्फ इमेज उतनी बढ़ गई कि मैं ये हूँ, मैं इतना अच्छा हूँ, मैं इतना स्कोर लाने वाला हूँ, तो ना उससे नीचे का काम बच्चा कभी नहीं करेगा। एग्री, टोटल एग्री, राइट। बिल्कुल। एंड धीरे धीरे क्या होगा बताएं, उसका जो कमज़ोर सब्जेक्ट था ना, उसके जो कमज़ोर मार्क थे ना, वो उसको चुभने शुरू होंगे। एंड गारंटी के साथ जो दिन बच्चे ने ठान लिया कि मुझे इसमें पढ़ना है, तो फिर आपको बोलना नहीं पड़ेगा, बच्चा खुद ब खुद पढ़ेगा और वो सब्जेक्ट में भी अच्छे मार्क्स लेकर आ जाएगा। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है भाई, कि जैसे हमने ये तो देख लिया कि बच्चे का मन पढ़ाई में कैसे लगाएं, एक चीज़ और कि जो ब्रेन पावर होता है बच्चे की, इसको कैसे बढ़ाएं, बच्चे की ब्रेन पावर को। वंडरफुल। तो यदि हम दिमाग की बात करते हैं तो सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूँ, भगवान, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, जीसस दिमाग दिया क्यों? वो सबसे पहला प्रश्न है ना, कि हमें दिमाग का पावर बढ़ाना है तो पहले दिमाग को तो समझना पड़ेगा, सही बात है। फिर पावर की बात आएगी, है कि नहीं? दिमाग है तो पावर है, तो पावर को नहीं बढ़ाना है, पहले दिमाग को समझना है। एंड दिमाग को समझने के लिए मैं आपको पूछना चाहता हूँ, ज़रा सोचें कि दिमाग क्यों दिया और किसको दिया भगवान ने। तो जहाँ पर मूवमेंट है वहाँ पर ब्रेन है। पेड़ को, पौधे को दिमाग दिया नहीं, क्योंकि उसको मूव नहीं करना है। तो वहाँ पर बॉडी के बैलेंसिंग की ज़रूरत नहीं है, बॉडी की मूवमेंट की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पर ब्रेन की ज़रूरत नहीं है। अब नाउ इंसान को, कुत्ते को, हाथी को, सांप को, मछली को, छोटे से छोटे कीटाणु को जिसको मूवमेंट करना है, उसको क्या दिया? ब्रेन दिया। उसका मतलब क्या हुआ बताएं? बॉडी मूवमेंट इज इक्वल टू ब्रेन डेवलपमेंट, राइट। सो नाउ मैं यदि बच्चे का ब्रेन डेवलप करना चाहता हूँ तो मुझे दिमाग पे नहीं जोर लगाना है, मुझे बॉडी के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। नंबर 1 कि वो बच्चे को टेनिस, फुटबॉल, स्विमिंग, पकड़म पकड़ी, भागना, दौड़ना, जॉगिंग करना, कुछ भी हो सकता है, हो सके उतना ज़्यादा बढ़ाओ। उसके साथ मम्मी पापा बैठ के, मैं बताऊं, छोटा बच्चा है उसके साथ आप बैठ के किताब पढ़ो ना, उससे ज़्यादा अच्छा दिमाग कैसे डेवलप होगा पता है? उसके साथ तकिया फाइटिंग करके। उससे ज़्यादा अच्छा कि बच्चे के साथ पेड़ पे चढ़ना शुरू करो, उसका डेवलपमेंट और ज़्यादा होगा। जी जी। उसके साथ आप बैठ के वो सुडोकू खेलो, वो अच्छी बात है बचपन में, पर उससे ज़्यादा अच्छी बात यह है कि आप उसके साथ पकड़म पकड़ी खेलो। तो छोटे बच्चे के लिए मैं कहना चाहूँगा ब्रेन डेवलपमेंट पे सबसे पहला रूल, बॉडी मूवमेंट इज इक्विवेलेंट टू ब्रेन डेवलपमेंट, नंबर 1। नंबर 2, अब आता है थिंकिंग पावर। अब ब्रेन तो सबके पास है, बट नाउ थिंकिंग पावर, इमेजिनेशन पावर अब हमें बढ़ाना है। तो उसके लिए किसी ने आइंस्टाइन को पूछा कि हमें बच्चों को जीनियस बनाना है तो क्या करें। आइंस्टाइन ने जवाब दिया, बच्चे को कहानी सुनाओ। अब पत्रकार को समझ में नहीं आया, उसको लगा कि ये मुझे मजाक में ले रहे हैं, कहानी और ऐसे कैसे हो सकता है। तो बोले नहीं, आपके जैसा जीनियस बनाना हो, आपसे भी ज़्यादा जीनियस बनाना हो तो बोले और कहानी सुनाओ। राइट। एंड जो बच्चा है ना, 2 तरीके से मैं कहना चाहूँगा, आयुर्वेदिक के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों तरीके से कहूँगा। बच्चे के अंदर इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज छोटा बच्चा काम उतने ज़्यादा नहीं कर पाएगा। जैसे आप ट्रैवल करके आए, मैं ट्रैवल करके आया, हमारे पास फ्रीडम है कि हम फ़ोन साइलेंट करके बैठ सकते हैं। अभी मैं आपको बोल सकता हूँ कि भाई मुझे इंपॉर्टेंट काम है, 5 मिनट में फ़ोन कर लेता हूँ। जी जी जी। बट क्या वो बच्चे के पास फ्रीडम है कि वो जो चाहे वो कर सके? आंसर इज नो। सो नाउ यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ, बच्चे के पास एक ही फ्रीडम है, इमेजिनेशन का। बच्चे के पास फिजिकल एक्टिविटी का, उसको कुछ खाना है तो मम्मी पापा पहले देखेंगे अच्छा है कि नहीं, खाना खराब तो नहीं,
उसको प्लग में उंगली डालनी है, मम्मी पापा क्या करेंगे, नहीं रोकेंगे, नहीं। उसको दौड़ के रोड क्रॉस करना है तो मम्मी पापा रोकेंगे, नहीं पहले तू चेक कर। तो उसके पास फ्रीडम और कोई नहीं है, बिकॉज वो डिपेंडेंट है, अभी उसका ब्रेन का बॉडी का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। बट एट द वेरी सेम टाइम उसके पास एक ही है, एंड दैट इज़ व्हाट, इमेजिनेशन का फ्रीडम। एंड इसीलिए आपने देखा होगा कि मेरा बेटा अध्याय जैसे खाना खाते वक्त खाखरा, गुज्जू है तो खाखरा वगैरह खाना होता है, तो खाखरा खाते वक्त वो क्या करेगा, वो खाखरे को तोड़ेगा, उसमें से चांद बनाएगा, फिर एक में से डायनासोर वो काट काट के वो डायनासोर जैसा कुछ बनाएगा, फिर वो खेलते रहेंगे, वो ये ना वो अलग अलग शेप से वो खेलते खेलते वो खाएगा। तो ना वो बच्चे के पास क्या है, इमेजिनेशन है। मैं और आप बोले अरे भाई खाना है, खा लो, खड़े हो जाओ, राइट। उसमें हम इमेजिनेशन नहीं यूज़ करेंगे, क्यों? क्योंकि वी हैव द फ्रीडम टू डू आवर चॉइस ऑफ वर्क। बच्चे के पास नहीं है, बच्चे इमेजिनेशन करता है, तो वो मे बी कुछ चीज़ लेगा और इसका टायर बनाएगा, ना इसका चांद बनाएगा, ना इसका कुछ ना कुछ करके वो बच्चा खेलता रहता है। अब नाउ ये इमेजिनेशन का सबसे पावरफुल मोड क्या है? एक समय की बात है जब आपने सुना, आपके दिमाग के अंदर कुछ इमेजिनेशन स्टार्ट हुआ। एक राजा था, क्या हुआ, इमेजिनेशन शुरू हुआ। एंड नाउ दिस इज द ट्रिगर फॉर चाइल्ड ब्रेन डेवलपमेंट, इमेजिनेशन डेवलपमेंट। सो नंबर 1, हम बच्चे को कहानी सुनाना शुरू करें, उससे बच्चे का ब्रेन का डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा। नंबर 2, जब भी कहानी सुनाए उसके बाद में बच्चे को पूछेंगे बेटा इससे आपको क्या सीखने को मिला, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी। बच्चे की जाने फिर आपकी बताएं। तो इमेजिनेशन हमने डेवलप किया, एंड देन आफ्टर हम उसको पूछेंगे कि उसने क्या सीखा, एंड देन आफ्टर हम हमारा बताएंगे। आयुर्वेदिक के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो हमारी 3 प्रकृति होती है, कफ, पित्त, वायु। बचपन जो है ना वो कफ वाला है। क्यों बच्चे को चॉकलेट खाने से बार बार रोकना पड़ता है? क्यों उसको आइसक्रीम खाने से बार बार रोकना पड़ता है? क्योंकि उसको छोटी छोटी बातों में क्या हो जाता है, कफ, खांसी। तो प्रकृति के हिसाब से पहले कफ की प्रकृति बचपन में रहेगी ही रहेगी, और जब वो 15, 16 या 20 साल को क्रॉस करेंगे उसके बाद में पित्त की प्रकृति आएगी। एंड इसीलिए उस समय पे, जवानी के समय पे एसिडिटी और वो सारी चीज़ें धीरे धीरे बढ़ती हैं। और वही व्यक्ति जब में भी 50 को क्रॉस कर देता है, उसके बाद में वायु का प्रॉब्लम, घुटनों का दर्द, गैस, हार्ट में ऐसा लगता है कि हार्ट अटैक आ गया बट गैस फंसी थी या समथिंग, कुछ ना कुछ, वो सारी चीज़ें वायु के प्रॉब्लम है। तो बचपन के अंदर कफ जब सबसे ज़्यादा हो तो वो इमेजिनेशन सबसे ज़्यादा करवाता है। पित्त जो है वो भगाता ज़्यादा है, राइट। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, तो बच्चे का ये वाला जो इमेजिनेशन माने कफ वाला जो प्रकृति है, उसके लिए हम बच्चे को जितनी ज़्यादा कहानी सुनाएंगे उतना ज़्यादा बच्चे का इमेजिनेशन एक डायरेक्शन में जाएगा, गलत गलत डायरेक्शन में नहीं जाएगा। अदरवाइज बच्चा कार्टून को देखकर इमेजिन कर रहा है, बच्चा टीवी के प्रोग्राम को देखकर इमेजिन कर रहा है। भाई एक छोटी सी बात मैं बताऊँ। हाँ, 2-3 दिन पहले की, मैं और मेरा एक दोस्त आया हुआ था, हम ऑफिस में बैठे थे, मेरी बेटी प्रतिष्ठा 7.5 साल की, तो वो भी पास में बैठी थी, हम पिस्ता खा रहे थे। तो पिस्ता खाया, वो जो छिलका था वो साइड में रख दिया, तो बहुत सारे छिलके हो गए। तो हम दोनों आपस में बातों में लग गए। मैंने तभी देखा उन पिस्ता के छिलकों से उसने माँ, मेरे पास मोबाइल में फ़ोटो है, माँ पापा इतना सुंदर और इतना शेप में बना दिया। तब मैं अपने दोस्त को कह रहा था कि ये थॉट आना कि इन टुकड़ों से ये बन सकता है और फिर इतना एक्यूरेट बना देना कि कौन सा है ना। तो मतलब बच्चों की इमेजिनेशन जो है ना बहुत बहुत ज़बरदस्त हो सकती है। और एक चीज़ और मुझे कहनी थी कि जैसे आपका इतना बिजी शेड्यूल रहता है, फिर भी आप बच्चे के लिए टाइम निकालते। बहुत सारे पेरेंट हमेशा, जैसे हम बार बार बात कर रहे हैं ना, बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए मोमेंट्स होने चाहिए, एक्शंस होने चाहिए। पेरेंट्स कहते हैं कि वर्किंग है, समय ही नहीं है हमारे पास में। तो क्या सॉल्यूशन है, मतलब पेरेंट्स को कैसे समझाएं इसके बारे में? पेरेंट्स, पहले मैं कहना चाहता हूँ कि आप ऐसा ना कहें कि टाइम नहीं है, शायद हमें इसकी अवेयरनेस नहीं है। कमियां निकालने के लिए भी तो टाइम है बराबर। पर मैं कहना चाहूँगा कि जैसे मैंने जो किया वो मैं कहना चाहूँगा कि पहले कि जैसे हमारे सेशंस होते हैं तो रात को 12-12 बजे तक, 1-1 बजे तक मैं ऑफिस में सेशन ले रहा हूँ। मैं रात को 12 बजे पहुँचा, घर पे 1 बजे घर पे पहुँचा,
तो मैं कुछ भी हो जाए नेक्स्ट डे मॉर्निंग में अध्याय को उसको उठाना, उसके स्कूल के लिए तैयार करना, और स्कूल के गेट तक माने रूटीन में बस स्टॉप तक। एंड जो दिन रात को मैंने टाइम नहीं दिया वो दिन आई मेक श्योर कि मैं गाड़ी धीरे धीरे चलाऊंगा। वैसे 15 मिनट का ड्राइव है, बट मैं 25 to 30 मिनट तक धीरे धीरे गाड़ी चलाऊंगा, एंड वो मॉर्निंग में उसको आधा घंटा दे दूंगा। क्या फिर वहाँ से आके फिर मेरा वॉक करना है, या फिर यदि रात को नींद पूरी नहीं हुई है, रात को बहुत लेट हुआ था, तो फिर सो जाना है, वो मैं बाद में करूँगा। बट मैं आई विल मेक श्योर कि कुछ भी करते हुए मैं उसको टाइम दूँ। जैसे सैटरडे संडे में भी शायद जो लोग जॉब करते हैं मैं उनको और ज़्यादा लक्की मानता हूँ। हमारे फील्ड में तो सैटरडे संडे सबसे ज़्यादा काम होता है, इवेंट्स होती है, ट्रैवलिंग होता है। तो बिकॉज ऑफ दैट जब बच्चे की छुट्टी होती है तब मेरी छुट्टी कभी नहीं होती। बट फिर भी आई मेक श्योर कि मैं रोज़ रात को टाइम दूँ, उसको सुलाना, उसको कहानी सुनाना, उसके साथ तकिया फाइटिंग करना, और उसको रात को ब्रश कराना, दैट इज़ माई ड्यूटी। 8 साल तक मैंने वो काम किया है। एंड जो समय पे मैं अवेलेबल नहीं हूँ तो हम चलते कैसे हैं? एक पैर जब आगे हो तो दूसरा पैर पीछे होता है, और जो पैर पीछे है वो क्या छोटा महसूस करता है? नो। वो उसको पता है कि मैं अभी आगे आऊँगा। सेम में हस्बैंड एंड वाइफ का रिश्ता होना चाहिए पेरेंटिंग के अंदर, कि जब पर्टिकुलरली मेघा पीछे है तो मैं आगे आ गया, अब मेरा सेशन है तो अब मेघा आगे आ जाएगी, और मेघा आदि को सुलाएगी, उसके साथ वो सुडोकू सेम प्रोसेस या सांप सीढ़ी वगैरह वो जो है वो करेगी, मैं पीछे रह गया। अब नाउ मॉर्निंग में मैं आगे आ जाऊंगी, मेघा पीछे चली जाएगी। राइट। उस तरीके से यदि हम चलेंगे तो ये ज़िंदगी का सफ़र, पेरेंटिंग का जो सफ़र है ना, बड़ी आसानी से कट जाएगा। पर एक पीछे का पीछे ही रहे, मैं पापा हूँ, मैं कमाता हूँ, मैं फलाना, मैं ढिमका, तो फिर वो आप जो धंधा करते, काम करते, वो सब कुछ घर के बाहर है ना। घर में अब पापा है, पापा है, सही पापा बात है, तो पापा को आगे आना ही पड़ेगा। ये मदरिंग नहीं है, फादरिंग नहीं है, पेरेंटिंग है। पेरेंटिंग तो दोनों का रोल है। मैं खुद भी करता हूँ भाई, मैं खुद दिन में स्कूल रहता है, रात को शूट्स रहते हैं, लेकिन फिर भी मेक श्योर करता हूँ जब मैं सुबह उठता हूँ, प्रतिष्ठा को उठाता हूँ, उसको स्कूल जाना होता है तो उसको उठाता हूँ, उसको थोड़ा सा गर्म पानी करके वो देना, उसको दूध देना, ये मेरी ड्यूटी है। उसको तैयार करना मेरी, उसको नहलाना, वाह, है ना, कि दिन में समय नहीं है मेरे पास तो क्या हुआ, सुबह तो मेरे पास समय है, मैं खुद उसको नहलाता हूँ, खुद उसको यूनिफॉर्म पहनाता हूँ। इवन मेरे पास टाइम होता है, और मैं एक अच्छी बात बताऊँ, उसका जो ब्रेकफास्ट होता है मैं बनाता हूँ, क्योंकि उसको पोहा बहुत ज़्यादा पसंद है। क्या बात है। और पापा के हाथ का पोहा पसंद है। अरे वाह। तो मैं उसके लिए पोहा या उसका जो भी कुछ भी फ्रूट्स वगैरह तो मैं रेडी करता हूँ और उसको ड्रॉप करके आता हूँ। तो उससे ना एक पोहा मेरा भी फेवरेट है, वो खाने के लिए मुझे आना पड़ेगा। हाँ, तो एक मतलब बॉन्डिंग सी बन गई, मुझे भी एक सेटिस्फेक्शन रहता है कि हाँ मैंने बच्चे को समय दिया। भाई हम सब बिजी रहते हैं, ऐसी बात नहीं बिजी, बस वो है कि हम टाइम को कैसे मैनेज करते हैं, प्रायोरिटी कैसे देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। एंड जब हम बच्चे को वो टाइम देना शुरू करते हैं, तो जैसे अभी मैं यहाँ पर आया तो मुझे पता है कि मैं 2-3 दिन टाइम नहीं दे पाया, तो ना अभी अध्याय और मेघा अभी ऑन द वे ही है। राइट, वो अहमदाबाद से निकल चुके हैं, अभी थोड़ी देर में यहाँ पर आ जाएंगे। कल के दिन हम पॉडकास्ट करेंगे, फिर परसों हम वृंदावन यहाँ से साथ में तीनों दर्शन करने के लिए चले जाएंगे। क्या बात है। सो यहाँ पर मैं भी वो देखूंगा कि अभी पूरा दिन जो भी शूट है वो कंप्लीट करके अभी 8:30 पौने 9 बजे वो आए, तब अब मेरा फिर एज अ पापा के तौर का रोल शुरू हो जाएगा, उसके साथ धमाल मस्ती करना, कुछ भी करना। एक और छोटी सी इमोशनल स्टोरी है भाई कि 4 महीने पहले मेरी बेटी का बर्थडे आने वाला था, प्रतिष्ठा का ही, ठीक है। तो जैसे हर बार पेरेंट्स पूछते हैं तो मैं भी पूछने लगा कि बेटा अब की बार जब बर्थडे आएगा आपको क्या गिफ्ट चाहिए। उस टाइम पे मैं 110 kg का था, मैं कई पॉडकास्ट में बोल चुका हूँ ये चीज़, 110 किलो का था मैं ना। तो मैंने अपनी वाइफ की कभी इतनी, मतलब उन्होंने भी कहा वेट कम करो, मदर ने बोला, बहुत सारे लोगों ने बोला, लेकिन मेरे अंदर वो फील नहीं आ रहा था कि मुझे करना है मतलब मैं खुश था, क्योंकि मेरा एक ही शौक खाने पीने का। क्या बात है। है ना जी, खूब चाय पीना, जंक फूड खाना, इधर उधर का। तो बेटी से जब मैं बात कर रहा था तो मैंने पूछा बेटा क्या गिफ्ट चाहिए, बोला कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, बस एक चीज़ अगर कर सकते हो तो कर देना। और वो बहुत ऐसी समझदारी वाली बात करती है, मुझे लगता है कि क्या बात है। वो बोली पापा पतले हो जाओ, पतले हो जाओ। वो जो मोमेंट था ना भाई, वो मतलब यहाँ आके लगा। और उस मोमेंट की वजह से मतलब मैंने 3.5 महीने में ही अपना 30 kg वेट कम कर लिया। क्या बात। तो
मतलब कई बार जो बच्चे, और आज मतलब वो बेटी अगर कुछ देती भी है ना मुझे, पापा चिप्स खा लो, पापा बिस्किट खा लो, मैं नहीं खाता, क्योंकि मैंने उसको एक और आगे का प्रॉमिस किया हुआ है कि मैं 6 पैक एब तक जाऊंगा। वो मना करी, लेकिन मैं क्यों दिखा रहा हूँ भाई कि कमिटमेंट। मैंने ये देखा है कि जो बच्चे देखते हैं वही बच्चे करते हैं, कि पापा ने मेरी बात सुनी, पापा ने मेरी बात मानी, पापा ने मेरी इन चीज़ों पे इम्प्लीमेंट किया। अब मैं जब भी उसको कुछ बोलता हूँ वो मेरी भी बात मानती है कि पापा ने मेरे लिए इतना किया तो मैं पापा के लिए करती हूँ, है ना। तो ये मतलब ये बॉन्डिंग होनी चाहिए आपस में। 100%। वंडरफुल, वंडरफुल, एक चीज़ वेरी मुझे- इंस्पायरिंग एज वेल, वेरी इंस्पायरिंग। जी, एक चीज़ और मुझे पूछ रही थी कि बच्चे है ना, पढ़ाई की बात ज़्यादा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पढ़ाई के क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं। बच्चे स्कूल में भी पढ़ लेते, ट्यूशन पे भी चल जाते, घर में बच्चों को पढ़ाने का सही तरीका क्या होना चाहिए? घर में कैसे पढ़ाएं? घर में बच्चे नहीं पढ़ते। पर मेरा ये मानना है कि हम पढ़ाने पे उतना ज़्यादा फोर्स ना करें कि बच्चे के लिए पढ़ाई है या पढ़ाई के लिए बच्चा है। ज़रा सोचे, आप घर पे जाके ऑफिस का काम इतना ज़्यादा क्यों नहीं करते हैं? हाँ, राइट? तो बोले भाई क्यों? बोले पूरे दिन वही तो काम करके आए हैं। हाँ, अब जो एक्टर है, एक्टर को घर पे आए और उसकी वाइफ बोले कि थोड़ा एक्टिंग करके दिखाओ, थोड़ा शाहरुख खान का ये डायलॉग बोल के दिखाओ, थोड़ा अमिताभ बच्चन का ये बोल के दिखाओ। बोले भाई अबे पूरे दिन वही करके आया हूँ। करके राइट? सही है। अब जैसे हमें भी घर पे कोई बोले कि अब पॉडकास्ट में जैसे बात करते हो या लोगों को सेशन देते वक्त जैसे मोटिवेट करते हो वैसे करो, बोले वो पूरा करके आए। अब हमें रिलैक्स होना है। हाँ, सो नाउ फैमिली टाइम इज़ द रिलैक्सेशन टाइम, इज़ द टाइम ऑफ कंफर्ट, कि जहाँ पर बच्चा 100% वनरेबल हो पाए। दैट इज़ द टाइम कि जहाँ पर बच्चा रिलैक्स हो पाए। यदि वो हम देंगे तो बच्चा नेक्स्ट डे जब स्कूल पे जाएगा तो जब माइंड रिलैक्स होगा, आपका बॉडी रिलैक्स है, तो नाउ नेक्स्ट डे आपको क्या लगता है? आपके पास काम करने की एनर्जी ज़्यादा होती है। बिल्कुल ज़्यादा होती है। एंड नाउ उसकी जगह पर पूरी रात अब काम करते रहे, दिन को काम करते रहे, घर पे काम करते रहे, काम 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 करते रहे, ना एक्सरसाइज करे, ना अच्छे से वो आराम करे, तो क्या आप अग्री करते हैं कि नेक्स्ट डे बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं रहेगी टू शूट द वीडियोस, टू डू ट्रैवलिंग, नहीं कुछ रहेगी, भी। नहीं रहेगी। हाँ, अब नाउ ज़रा सोचें, वही बच्चे को आप चाहते हो कि घर पे पढ़े, स्कूल में पढ़े, पढ़ा ट्यूशन पढ़ा पे के पढ़े और पढ़ा घर पे पढ़ा पढ़े। पढ़ा 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 के उसकी जो एनर्जी है वो ड्रेन हो गई। नाउ नेक्स्ट डे स्कूल में जाएगा, क्या वो प्रोडक्टिव होगा या नहीं? नहीं होगा। नहीं होगा। अब जब वो नहीं है, उसको घर पे और पढ़ाएंगे आप। हाँ, क्यों? क्योंकि स्कूल से नहीं जा रहे तो बोले 2 ट्यूशन रखवाएंगे, फिर बोलेंगे घर पे भी पढ़ाएंगे। अब ना उसके कारण उसका मार्क्स बढ़ेंगे कि कम होंगे? कम होंगे। तो बच्चे को एक्चुअली पढ़ाना है तो सबसे बेस्ट तरीका, बच्चे को रिलैक्स करो, बच्चे को हैप्पी करो, बच्चे को स्ट्रेस फ्री करो। एंड बच्चा जब फिजिकली एक्टिव होगा एंड मेंटली रिलैक्स होगा तो वो बच्चा नेक्स्ट डे स्कूल में जाएगा ना, तो टीचर एक बार बोलेंगे ना, वो सीधा फटाक से उसके माइंड में उतर जाएगा और एग्जाम में फटफट लिख के आ जाएगा। एग्री, एग्री। तो बच्चे को ज़्यादा पढ़ाने की जगह पर ये रिलैक्स करने पे फोकस ज़्यादा करना चाहिए। पेरेंट्स को कितना क्वालिटी टाइम डेली देना चाहिए बच्चों को? वैसे कोई मापदंड तो नहीं हो सकता, बट जिसमें मम्मी पापा को सेटिस्फेक्शन मिले, जिसमें मम्मी पापा को खुद को, मम्मी का अलग हो सकता है, पापा का अलग हो सकता है। अब जब रात को सो ना तो खुद को पूछते हो कि आज का दिन कैसा रहा, आज का दिन काम में कुछ प्रोग्रेस हुआ कि नहीं। वैसे आपको बच्चे को टाइम देने का सेटिस्फेक्शन हो और आप आंख बंद करो और खुशी हो बच्चे का चेहरा विजुलाइज करके, उतना टाइम देना चाहिए। राइट? जी, जी। बट फिर भी मैं कहूँ साइकोलॉजिकली 3 टाइम हैं जो आपके बच्चे को चाहिए ही चाहिए। कौन कौन से? नंबर 1, बच्चे को सुबह में उठाते वक्त ठीक है। आपको एकदम केयरिंग के साथ उठाना है। ठीक है। तो बच्चे को उठते ही उठ जा कुंभकर्ण हमेशा सोता रहता है, राइट? ये कभी नहीं होना चाहिए। इंस्टेड आप उसके बाजू में जाए, लेट जाए, उसके सर पे हाथ घुमाए एंड 2 मिनट 5 मिनट अब भगवान का नाम लेते रहे, उसको प्यार करते रहे, मस्त फोरहेड पे अच्छे से पप्पी करे और फिर उसको कहे बेटा उठने का टाइम हो गया। सो उस तरीके से 10 मिनट चिल्ला सकते हैं या 10 मिनट प्यार कर सकते हैं। तो पहला टाइम बच्चा जब सुबह में शुरुआत होती है उसको आपका टाइम चाहिए। जी। नंबर 1 3 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट, जो भी टाइम बच्चे को उठने में लगे। नाउ नंबर 2, बच्चा जब खाना खाए, सो इधर लंच और ब्रेकफास्ट और डिनर और तीनों टाइम जैसा आपका शेड्यूल। फॉर अस जब हम ब्रेकफास्ट करते हैं तब आदि ऑलरेडी स्कूल पे होता है,
लंच के वक्त मैं नहीं होता हूँ, सो जनरली वी कीप डिनर टाइम. सो मॉर्निंग इज द शेयरिंग केयरिंग टाइम, लंच या डिनर इज द शेयरिंग टाइम. तो लंच के वक्त उसको स्कूल के बारे में न क्या किया, न क्या पढ़ाया, ना एग्ज़ाम की कैसे तैयारी है, कुछ भी बात नहीं. उसकी कमज़ोरी की एक भी बात नहीं. उसकी जगह पर आज का दिन कैसा रहा, क्या सीखे, कैसा रहा, दोस्तों के साथ कैसा रहा, आपका कैसा रहा, आप अपने काम का सब वो बताए. शेयरिंग टाइम होना चाहिए. एंड जब वो हो, उसके बाद में रात का समय, सोने से पहले 3, 4, 5, 10, 20 मिनट जो भी आप देना चाहें, एंड दैट इज़ डेयरिंग टाइम, जहाँ पर बच्चे के साथ थोड़ी तकिया फाइटिंग करे, थोड़ी कुश्ती करे, थोड़ी मस्ती करे, और इंस्पायरिंग, मोटिवेटिंग, पॉजिटिव स्टोरी सुनाए कि उसको अपने दिमाग में कोई, जैसे अकबर बिरबल की कहानी, तो वो बंदा अपने आप को बिरबल मानना शुरू करे. एंड वो बिरबल मानते हुए नए डेयरिंग के साथ, नए आइडिया के साथ, नए दिन की शुरुआत अच्छे से करनी है, वैसी थॉट प्रोसेस के साथ वो बच्चा सोना चाहिए. सो जो भी टाइम आपको अच्छा लगे वो टाइम देना चाहिए. मुझे यदि मैं रात को नहीं दे पाता, मैं मॉर्निंग में देता हूँ. मॉर्निंग में नहीं दे पाता, रात को देता हूँ. संडे को नहीं दे पाता टाइम, तो मैं सैटरडे 1:30-2 बजे ही ऑफिस पे जाता हूँ. उससे पहले मैं सैटरडे को मैं मॉर्निंग में अध्याय के साथ धमाल मस्ती कर लेता हूँ, बिकॉज बाकी के 2 दिन की छुट्टी में मैं फर्स्ट हाफ सैटरडे को ही अवेलेबल होता हूँ. और सैटरडे का शेड्यूल मैं कभी भी 2 बजे से पहले का नहीं रखता हूँ, ताकि मैं अध्याय के साथ घर पे खेल सकूँ. सो वो हमें देखना ही पड़ेगा. एंड जब हम देखते हैं ना, तो मैं आपको बताऊं, अध्याय का मैं भी 7 साल का हुआ उससे पहले. बहुत प्यारा नाम है, Right? बहुत ही प्यारा नाम है. थैंक यू. उसका 4 बार बद्रीनाथ केदारनाथ पूरा हो चुका है. और अभी मैंने रिसेंट भी देखा था बेस कैंप. और 8वां साल उसका शुरू हो उससे पहले उसका एवरेज बेस कैंप पूरा हो चुका है. सो उसके बर्थडे वाले ही महीने पे 27 को बर्थडे था और 20th को हमने एवरेज बेस कैंप किया था. सो मैं कहना चाहता हूँ कि जब हम टाइम देते हैं ना, तो बच्चे वैसे वैसे काम करके दिखा देते हैं जो शायद बड़े लोगों के लिए भी ऐसा लगे कि यार ये कैसे हो सकता है. बिल्कुल एग्री भाई, एग्री. बच्चे बहुत ज़्यादा जिद्दी भी होते हैं. तो ऐसे बच्चों को कैसे सुधारें? नंबर 1, बच्चा है, जिद तो करेगा ही. तो वो मान के चले. हाँ सही बात है. नंबर 2, जितने भी सफल लोग हैं, इलॉन मस्क ले लो, धीरूभाई अंबानी ले लो, मुकेश अंबानी ले लो, जो भी सफल, नरेंद्र मोदी ले लो, स्वामी विवेकानंद ले लो, हर एक व्यक्ति के अंदर एक चीज़ यदि कॉमन है, ओह जिद. बिल्कुल एग्री. जिद्दी होना गलत नहीं है. जिद्दी होना गलत नहीं है. जिद की दिशा गलत हो सकती है. अब उसकी जिद को कम नहीं करना है, उसकी दिशा को सही करना है, डायरेक्शन सही करनी है. सो मैं अध्याय जब मेरी बात ना सुने ना, मैं अंदर से बहुत खुश होता हूँ, दिल से खुश होता हूँ. वो जब जिद करे, मैं दिल से खुश होता हूँ, बोलता हूँ बिल्कुल बाप पे गया है. नंबर 1. नंबर 2, मैं ये चाहूँगा कि उसके अंदर ये जो जिद है वो बनी रहे. एंड जो बच्चा अपने माँ बाप को मना नहीं कर सकता, वो बच्चा बड़ा होके पीपल प्लीजिंग पर्सनालिटी बनेगा. वो किसी को मना कर ही नहीं पाएगा. एंड आप अग्री करते हैं कि हम जब छोटे थे, हमको मना करने पे डांटा जाता था, मारा जाता था, जिद करने पे में भी शायद गुस्सा किया जाता था, बोला था कि तमीज़ नहीं है, वगैरह वगैरह, संस्कार नहीं है. और जब मारा जाता था, आज ज़्यादातर केस जितने भी एडल्ट्स हैं उसमें से अराउंड 90%, एक सर्वे कहता है कि 90% लोग दूसरे लोगों को मना नहीं कर पाते. राइट? उनको पता है कि ये गलत है, बट फिर भी बोल नहीं पाते. क्यों पता है? उनको पता है कि भाई ये मेरा टाइम है, मेरे टाइम में अभी वो अचानक से वैसे ही आ गए, विदाउट अपॉइंटमेंट आ गए, मेरा शेड्यूल डिस्टर्ब हो रहा है, मेरा नींद डिस्टर्ब हो रहा है, बट वो उनको मना नहीं कर पाते. अच्छा, सबसे बड़ा लोगों का जो प्रॉब्लम है ना, जो लोग सर्च भी करते हैं इंटरनेट पे, दैट इज़ हाउ टू से नो. ज़रा सोचे, वो बच्चे ने यदि मुझे मुंह पे मना किया, तो डोंट यू थिंक उसको बड़ा हो कि ये सर्च नहीं करना पड़ेगा? सही बात है, नहीं करना. उसके ऊपर किताबें लिखी गई है, ये भी एक पूरी आर्ट है. ना बोलना आना चाहिए. अब हम बच्चा जब मना करे, बच्चा जब जिद करे, हम उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट देखें. वंडरफुल, पॉजिटिव. नाउ नंबर 2, हम ये जिद को पॉजिटिव डायरेक्शन में डाइवर्ट करें.
उसके लिए क्या कर सकते हैं? तो पहले जब बच्चा ऊंची आवाज़ में बात करता है, गुस्से से बात करता है, तो हम बच्चे के सामने देखेंगे और कहेंगे बेटा मुझे समझ में नहीं आया आप क्या कहना चाहते हो। क्या? मुझे समझ में नहीं आया बेटा आप क्या कहना चाहते हो। ऐसा करो ना, अब आंखें साफ कर लो पहले। ला, मैं रुमाल निकाला, बच्चे की आंखें साफ की। बच्चा पानी पी लो थोड़ा सा। नाउ अब प्यार से हंस के बोलते हो ना तो पापा को समझ में आता है। नाउ वैसा कहते वक्त मैं उसके सामने नहीं रहूंगा, मैं उसके बाजू में चला जाऊंगा, उसके कंधे पे हाथ रखूंगा और पानी पिलाते वक्त मैं कहूँगा बेटा अब हंस के प्यार से बोलोगे ना तो मैं कोशिश करता हूँ मुझे समझ में आए, बिकॉज मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। नाउ बच्चे की ज़िद थी, क्यों? क्योंकि आपकी भी ज़िद थी। बच्चे की ज़िद थी मुझे दिलाओ, आपकी ज़िद थी मैं नहीं दिलाऊंगा, इसके लिए वो हुआ। बट नाउ अभी आपने उसको डाइवर्ट कर दिया। पानी पी लो, आंखें साफ कर लो, मन को शांत कर लो। एंड नाउ जब आप पर्टिकुलरली वो डायरेक्शन के अंदर चले गए, बच्चे रोक मेरे साथ है, कंधे पे हाथ रखा, दोस्ती फील हुई, फ्रेंडशिप फील हुई, एम्पैथी फील हुई। एंड नाउ जब आप बच्चे को कहते हो कि वेरी गुड बेटा, अब आप प्यार से हंस के बोलो मैं आपकी बात सुनने के लिए रेडी हूँ। नाउ बच्चा बोले मुझे ये बिस्किट खाना था, मुझे ये आइसक्रीम खाना था, मुझे ये चॉकलेट चाहिए, मुझे ये टॉय चाहिए। ओ, ये कहना चाहते थे, क्या बात है। अरे यार तुम पहले यार मुझे प्यार से हंस के बोलते ना तो तुरंत हो जाता, तुम्हारा मेरा दोनों का टाइम बिगड़ना बच जाता। अब वो टॉय दिला सके वैसा है। चलो बेटा अभी चलते हैं, बोलो मुझे पहले बोला होता तो मैं वही कह रहा था। अरे प्यार से, और वैसा करके उसको एक बार वो चीज़ दिला दो। एंड नाउ दूसरी बार हम उसको सरप्राइज़ दें, बोले बेटे मैंने तेरे लिए नेक्स्ट संडे का सरप्राइज़ रखा है, अभी नहीं दिला सकते तो नेक्स्ट संडे का सरप्राइज़ रखा है, नेक्स्ट संडे को दिलाऊंगा। बट बेटा अब ध्यान रखना भाई, हंस के बोलना तुम तो समझ में आता है, एंड तो सामने वाला तेरी बात बेटा मानेगा। अब ना धीरे धीरे 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार उसकी ज़िद पे, उसके गुस्से पे आपने समझा नहीं, आपने रिएक्ट नहीं किया, उसको अटेंशन नहीं दिया। एंड नाउ जब उसने प्यार से बोला आपने अटेंशन दिया। 20 बार एनी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट जब मिलता रहे तो 21st टाइम वो उसकी हैबिट बन जाएगी। अब ना 21st टाइम पे वो हमेशा प्यार से रिस्पेक्टफुली ही बात करेगा। बिल्कुल सही बात है। एक और सवाल आता है भाई, और वो पेरेंट्स पूछते भी हैं, मैं उल्टा पेरेंट्स से भी वो क्वेश्चन पूछता हूँ कि सर बच्चे हैं ना डिसिप्लिन में नहीं रहते। मैं पूछता हूँ आप डिसिप्लिन में रहते हो? बच्चों जितना डिसिप्लिन तो कोई रहता ही नहीं है। बेचारों का हर चीज़ फिक्स होती है, हर चीज़ फिक्स होती है। उन्होंने कहा ना सुबह स्कूल जाना है, उसके बाद ट्यूशन जाना है, कब खाना है, कब क्या है, सब कुछ। तो मैं आपका भी कुछ मतलब इनपुट्स चाहता हूँ इसमें, जो पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चे डिसिप्लिन में नहीं रहते। सो पहला हम डिसिप्लिन को पहले डिफाइन तो करें, राइट। सो डिसिप्लिन इज नॉट इक्विवेलेंट टू पनिशमेंट, वो पहले हमें पता होना चाहिए। गॉट इट। पनिशमेंट से, शिक्षा से यदि लोग सुधरते तो जेल से संत महात्मा बाहर आते। एग्री। सारे दुनिया के बड़े बड़े पावरफुल लोग जेल से बाहर आते, निकलने के बाद पॉजिटिव हो जाते। बट ऐसा होता नहीं है, छोटा चोर बड़ा चोर बनता है बिकॉज ऑफ पनिशमेंट। सो डिसिप्लिन इज नॉट इक्विवेलेंट टू पनिशमेंट। डिसिप्लिन इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, कि वो उसकी जो जिम्मेदारी है वो अपने बलबूते पे बिना किसी के कहे पूरी करे। अग्रीड। मैं सही समय पे उठ जाऊं, मेरे जो समय पे उठना चाहिए, मैं सही समय पे सो जाऊं, सही समय पे खाऊं, सही समय पे होमवर्क करूं, उसको क्या कहेंगे? डिसिप्लिन है। सेम वे मैं आपको कहना चाहता हूं, हमें बच्चे के रॉन्ग बिहेवियर पे फोकस करेंगे तो डिसिप्लिन आएगी? नो। हमें क्या करना है मैं बताऊं, डिसिप्लिन में 5 चीज़ें ही हैं: उठना, सोना, खाना, खेलना, पढ़ाई करना। बस 5 के अलावा मम्मी पापा के कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जितने भी प्रॉब्लम ही है 5 के अंदर ही है। जी जी। मम्मी पापा आज से बच्चे को वेल डिसिप्लिन बनाना चाहते हैं तो पूरा जो मॉड्यूल है सारे हमारे पेड मेंबर्स को ये सिखाता हूँ, बट आपके सारे व्यूअर्स को ये मैं देना चाहता हूँ। जी जी। हम 5 में से मम्मी पापा बैठ के कोई एक चीज़ डिसाइड करें कि ये महीना हम इस पे फोकस करेंगे। एग्जाम्पल, मम्मी पापा ने फोकस किया कि रात को सुलाने का टाइम,
तो हम 8 बजे डिनर करेंगे, 8:30 पौने 9 बजे के आसपास सब सारा वो प्रॉपर करके 9 बजे बेड पे जाएंगे, 9:30 पौने 10 बजे तक धमाल मस्ती करेंगे, बातें करेंगे, वो करके 9:30 पौने 10 बजे सो जाएंगे। वो रूटीन पे मम्मी पापा 1 महीने तक सिर्फ एक ही काम करें, उस पर एक भी ब्रेक ना आए, वैसा फोकस करें। अब 1 महीने तक वो करने से बच्चे की वो क्या हो जाएगी, आदत बन जाएगी। अब ना मम्मी पापा नहीं भी होंगे तो भी बच्चा 8 बजे खाना खाएगा, 9 साढ़े 9 बजे तक सो जाएगा, क्योंकि उसकी हैबिट है। नाउ अब वो हो जाए, अब उसमें से अब स्ट्रेस फ्री हो गए। नाउ यू टेक अनदर पॉइंट एंड दैट इज स्पोर्ट्स, दैट इज फिजिकल एक्टिविटी। नाउ मम्मी एंड पापा डिसाइड करें कि बच्चा 5 से 7 घर के बाहर रहना चाहिए और फिजिकली एक्टिव रहना चाहिए। सो नाउ कुछ भी हो जाए, बच्चा स्कूल से आया, उसको टीवी देखना था, वो टीवी देख लिया, खाना खाना था, खाना खा लिया, बट यू मेक श्योर कि पौने 5 बजे के आसपास बच्चा कपड़े चेंज करके स्पोर्ट्स में लिए जा रहा है, खेलने के लिए जा रहा है, पानी की बॉटल वगैरह कुछ लेकर 5 बजे घर के बाहर होना चाहिए। मम्मी एंड पापा दोनों आपस में मिलते हुए, दादा दादी आपस में मिलते हुए, दे मेक श्योर कि 5 बजे से पहले बच्चा स्पोर्ट्स के लिए रेडी हो एंड 1.5 घंटा 2 घंटा वो बाहर खेले, उसको जो पसंद हो वैसे स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व करे, फिर लेकर आए। तो 5 to 7 वो फिक्स हो गया, महीने तक वो किया। बच्चा अब कुछ भी हो जाए ना, 5 बजे वो खुद टीवी बंद करके नीचे उतर जाएगा। अब वो हो गया। नाउ तीसरा डिनर टाइम ले ले, चौथा में भी स्टडी का टाइम ले ले, उस तरीके से फिर उठने का टाइम ले ले, वैसा करके 5 महीने में 5 चीज़ें करनी है। और वो पेरेंट्स जनरली क्या होते हैं, वो 5 महीने देने की बजाय वो सारी चीज़ें 1 महीने में करना चाहते हैं, है ना। और इस तरीके से वो कोई भी चीज़ हो नहीं पाती, किसी भी चीज़ की हैबिट नहीं बन पाती। नहीं बनेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एग्री। एंड इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, पेरेंटिंग है ना, इट इज़ नॉट दी स्विच अप्रोच, इट इज़ दी सीड अप्रोच। स्विच अप्रोच इज़ व्हाट, आपने चालू किया, लाइट चालू होनी चाहिए, बंद किया, बंद हो जानी चाहिए। बच्चा इज़ नॉट लाइक लाइट और स्विच अप्रोच, इट इज़ दी सीड अप्रोच। कि आज आपने पानी डाला, खाद डाला, वेट किया, महीना 2 महीना 3 महीना, इन दिस केस 5 महीना वेट करना है, तो फिर फल आने शुरू होंगे। लेकिन 5 मंथ में उसकी सारी की सारी चीज़ें सेट होगी फॉर द रेस्ट ऑफ हिज और हर लाइफ। एक चीज़ और मुझे पूछनी है भाई, कि बच्चों में ना कॉन्फिडेंस का बड़ा इशू रहता है। बच्चों में कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं, आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं? उसके लिए एक बात कहूँ कि मम्मी पापा उसके सारे काम करना छोड़ दें। जो बच्चे का जो कॉन्फिडेंस नहीं है वो है कि उसकी सारी चीज़ें मम्मी पापा कर रहे हैं। बच्चा होमवर्क कर रहा है तो मम्मी बाजू बाजू में लिख रही है, मम्मा का वो प्रोजेक्ट मम्मा का है कि बच्चे का पता ही नहीं चलता। वो बच्चे खाने के लिए बैठते हैं तो थाली मम्मा लेकर देती है, खाना खाने के बाद वो थाली मम्मा या पापा या कोई ना कोई फैमिली मेम्बर या सर्वेंट रख के दे देते हैं। सारी चीज़ों के लिए, हर छोटी छोटी चीज़ के लिए मम्मी एंड पापा है। बच्चे ने जब तक खुद कुछ किया ही नहीं है तब तक कॉन्फिडेंस होगा ही नहीं। पहली चीज़, बच्चे को धक्के खाने दे, बच्चे को स्ट्रगल करने दे, बच्चे को वो काम खुद करने दे। मम्मी पापा बोलते हैं मैं नहीं पढ़ाऊंगी ना, तो वो तो 60% लाएगा। मैं बोलता हूँ फिर भी 60% प्लस कॉन्फिडेंस आएगा। एंड वहाँ पर आप पढ़ाएंगे, धमकाएंगे तो 90% माइनस कॉन्फिडेंस आएगा। नाउ यू टेल मी, दोनों में से कौन ज़्यादा सफल होगा? दोनों बच्चे जाएंगे इंटरव्यू में, कौन पास होगा? दोनों बच्चे सेम धंधा करेंगे, वो कस्टमर को पीच देने जाएंगे, तो 60 प्लस कॉन्फिडेंस वाला एंड 90 माइनस कॉन्फिडेंस वाला, व्हाट डू यू थिंक कस्टमर किसको ज़्यादा पहले ऑर्डर देगा? तो जो कॉन्फिडेंस है उसको। तो उसके लिए मेरा ये मानना है कि बच्चे की वो काम करना धीरे धीरे छोड़ दे। बच्चा जितना खुद करेगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा, नंबर 1। नंबर 2, बच्चे की खूबी को देखना शुरू करेंगे तो भी बच्चा कॉन्फिडेंस होगा। बच्चा क्या काम अच्छा कर रहा है उसको लेकर एक बार उसकी तारीफ़ करें। जो बोलते लोग, सर बच्चों को लाड प्यार देने से बच्चे बिगड़ जाते हैं। नो, बच्चे प्यार देने से नहीं, मोबाइल देने से बिगड़ जाते हैं। सही बात। बच्चे प्यार देने से नहीं, पिज्ज़ा खाने से बिगड़ जाते हैं। बच्चे प्यार देने से नहीं, वीडियो गेम खेलने से बिगड़ जाते हैं। बच्चे प्यार देने से नहीं, तू बुरा है, तू अच्छा नहीं है, तो ये है, तो वो है, नेगेटिव सजेशन देने से बिगड़ जाते हैं। वो सारी चीज़ें आप कर रहे हो, और जब प्यार देने की बात आती है तो फिलोसॉफी झाड़ते हो। आपको भी डीप डाइव, आपके जीवन में क्या चाहिए पता है? किसी 1 2 3 व्यक्ति से प्यार, राइट? यदि वो प्यार से बिगड़ने वाली चीज़ होती तो हमें पूरी दुनिया में प्यार नाम का शब्द ही नहीं होता, इतने सारे मूवी नहीं बनते, सारे मूवी प्यार के इर्द गिर्द ही बनते, राइट? तो पहला, प्यार से बच्चे बिगड़ते नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। प्यार जब नहीं देते और उसके अगेंस्ट में चीज़ वस्तु दे देते हैं, उसके कारण बच्चे बिगड़ते हैं।
तो मुझे लगता है ये 2 चीज़ों पे हम फोकस करें, बहुत ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा। बच्चों के लिए जॉइंट फैमिली अच्छी होती है या सिंगल फैमिली? मैंने वैसे वी कैनॉट से इट बिकॉज मोर देन फैमिली मेम्बर का नेचर मैटर करता है। जॉइंट फैमिली डेफिनेटली आई वुड से कि दैट इज़ द बेस्ट थिंग जो हो सकता है। बट यदि वहाँ पर कोई एक व्यक्ति है जो ज़्यादा डोमिनेटिंग है, वो पूरे फैमिली को कंट्रोल करके रखता है, किसी को ग्रो करने नहीं देता, किसी को अपने विचार को एक्सप्रेस करने नहीं देता, सारे कैमरा जो अब हम बात कर रहे हैं, यस राइट, उस तरीके का है, तो वहाँ पर जॉइंट फैमिली में रह के क्या आप आपके बच्चे का या आपका खुद का भला कर रहे हो या बुरा कर रहे हो? सो इट इज़ नॉट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द फैमिली, it is about the nature of that family member that will decide which is better for you. So यदि घर के अंदर रोज़ झगड़े हो रहे हैं, रोज़ प्रॉब्लम हो रहा है, तो इट इज़ बेटर कि वो भी शांति से रहे, आप भी शांति से रहो, एंड आप यदि बाजू में रहते हो, आसपास में रहते हो, तो वो प्यार ज़िंदगी भर बना रहेगा। एंड अदरवाइज लड़ाई झगड़ा वो लेवल पे बढ़ जाएगा कि वो लेवल पे डिटैचमेंट आएगा कि फिर उसके बाद में 2 फैमिली कभी भी मिल नहीं पाएंगे, त्योहार के समय पे भी नहीं मिल पाएंगे, एक दूसरे के अच्छे बुरे प्रसंग में भी साथ खड़े नहीं रह पाएंगे। मुझे एक चीज़ और पूछनी भाई, मान लीजिए हस्बैंड वाइफ हैं, वो लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, घर का जो इन्वायरमेंट है वो नेगेटिव है, तो इस नेगेटिव इन्वायरमेंट का बच्चे पे कितना फ़र्क पड़ता है? आई थिंक सबसे बुरा, माने वो मम्मी पापा अपने बच्चे के लिए सबसे बुरा काम यदि कोई कर रहा है तो अपने स्पाउस के साथ लड़ाई झगड़ा करना, या अपने स्पाउस को डिसरिस्पेक्टफुली बुलाना, उसका इंसल्ट करना, उसके साथ भली बुरी बातें करना, वो मुझे लगता है बच्चे के लिए सबसे बड़ा श्राप के समान वो काम है आपका। एंड इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि जो बच्चा है ना, उसके लिए आप भगवान हो, राइट, मम्मी पापा बोला जाता है, हमारे शास्त्रों में हर जगह पर बोला गया भगवान है। अब बच्चा आपस में देखे कि उसको जन्म देने वाले 2 जन्मदाता, माने वो भगवान स्वरूप जो व्यक्ति है, वो 2 ही आपस में लड़ रहे हैं। क्या वो बच्चे का मम्मी पापा के लिए रिस्पेक्ट होगा? नहीं होगा। अब जो बच्चा अपने मम्मी पापा को रिस्पेक्ट नहीं दे सकता, वो दुनिया में और किसी को नहीं दे सकता। नहीं दे सकते। एंड यदि आप दुनिया को रिस्पेक्ट नहीं दे सकते तो क्या दुनिया आपको रिस्पेक्ट देगी? बिल्कुल नहीं देगी। एंड इसीलिए वो बच्चे की ज़िंदगी भर की फेलियर की कहानी, स्ट्रेस या डिप्रेशन में रहने की कहानी, रिलेशनशिप में वो बच्चा नहीं जाएगा। आज क्यों इतने सारे बच्चे हैं जो बोलते हैं कि वी डू नॉट वांट टू मैरी? यस यस। माने न माने, वो बच्चों ने अपने मम्मी पापा को बचपन से देखा है कि वो दोनों को अपनी पसंद ही पसंद नहीं है, तो मेरी पसंद कैसे पसंद करेंगे? इसलिए बच्चा बोलता है या तो मैं लव मैरिज कर लूँगा, आपके दिखाए हुए लड़के लड़की को नहीं देखना है, या फिर नंबर 2 उनके बीच में बहुत ज़्यादा झगड़े देखे, बहुत ज़्यादा परेशानी देखी है, तो उनको लगता है कि यार मैरिज तो एकदम बकवास है, मैरिज करना ही नहीं है। नाउ वी विल लिव इन रिलेशनशिप बट वी विल नॉट मैरी। हम साथ में हैं, हमारी रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे, बट हम एक दूसरे से कमिटेड नहीं। अब क्यों ऐसा हो रहा है? बिकॉज माने न माने मम्मी पापा के बुरे रिश्तों को, लड़ाई झगड़ों को बहुत ज़्यादा देखा हुआ है। आपके लड़ाई झगड़े से ना सिर्फ आपका रिश्ता, बट आपके बच्चों का भी मैरिज लाइफ, उसका बिजनेस लाइफ, उसके पार्टनर के साथ, बिजनेस पार्टनर एंड फैमिली पार्टनर, सबके साथ उसका रिलेशनशिप खराब होने वाला है। जनरली देखा गया है, एक टर्म आई है भैया, NPD, नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर। तो जब मैं इस पे रिसर्च कर रहा था ना, तो मुझे पता चला कि NPD बनता कैसे है ना। NPD होता क्या है ये तो सबको पता है, लेकिन NPD बनता कैसे? NPD बनता है अपने घर के इन्वायरमेंट से। उसने बचपन में क्या देखा? लड़ाई झगड़े देखे, और उस एरिया में, उस इन्वायरमेंट में वो धीरे 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 वही चीज़ें अडोप्ट करना शुरू कर जाता है, और बड़ा होकर वो एक NPD, और जब वो एक NPD बनता है तो पूरी जो उसकी फैमिली होती है उसको ख़राब करता है ना। तो बिल्कुल ये जो नेगेटिव इन्वायरमेंट है ना, ये मतलब बहुत बहुत ज़्यादा डेंजरस है। जी जी जी। इसी से रिलेटेड एक सवाल ये है कि बच्चों में अच्छे संस्कार कैसे डालें? वेरी गुड, वेरी गुड। सो आई थिंक ये वाला पॉजिटिव क्वेश्चन आया है ना, वंडरफुल। सो ये सारे प्रॉब्लम जब हट जाएंगे तो अब मम्मी पापा का पहला रोल यही होगा कि अब अच्छे संस्कार देने हैं। सो अच्छे संस्कार देने के लिए सबसे पहले शुरुआत हम खुद से करें, और हम हमारे मम्मी पापा के साथ प्यार से बात करना शुरू करें। हम रोज़ सुबह में उठ के मम्मी पापा के पैर छूने शुरू करें, तो वो बच्चा संस्कार को सुनकर नहीं, संस्कार को देखकर अपने अंदर अपनाना शुरू करेगा। नंबर 1। नंबर 2, रैंडम एक्ट ऑफ सर्विस।
हर मम्मी पापा बच्चे के हाथ से कुछ ना कुछ अच्छा काम करवाते होंगे। बर्थडे के समय पे, एनिवर्सरी के समय पे, कोई अच्छे दिन पे कुछ ना कुछ हम किसी गरीब को या गाय को कहीं पर कुछ ना कुछ देते हैं ना। मैं कहना चाहता हूँ उसकी जगह पर रैंडम एक्ट ऑफ सर्विस को रेगुलर एक्ट ऑफ सर्विस कर दें। माने एवरी सैटरडे मॉर्निंग हम मे बी लंच से पहले नाश्ता करके किसी की हेल्प करने के लिए चले जाते हैं। इट कैन बी कि आपकी सोसाइटी के अंदर जो डॉग वगैरह रहते हैं उसके लिए 10, 15, 20 रोटी लेकर आप और बच्चा निकल जाता है। मे बी गाय को घास खिलाते हैं, मे बी आपने कुछ चीज़ें पार्ले जी के पैकेट या समथिंग कुछ भी वैसे लेके रखा है, और 10, 15, 20 जो गरीब बच्चे हैं उनके अंदर आप बांट के फिर वापस आएंगे, फिर ही लंच करेंगे। राइट, उस तरीके से रेगुलर एक्ट ऑफ सर्विस आप करेंगे तो ना बच्चे को, कबूतर को दाना देना, गाय को घास खिलाना, डॉग को रोटी खिलाना, या किसी गरीब बच्चे को कुछ हेल्प करना, या और कोई उससे छोटा बच्चा है उसको कुछ पढ़ाना, ऐसे कोई ना कोई रेगुलर एक्ट ऑफ सर्विस जब आप चालू करते हैं, एवरी वीक, वंस अ वीक वाला कोई भी एक रूटीन चालू करें। मैं बोलता हूँ कोई छोटे से छोटा, घर के बाहर ज़मीन पे पेड़ के नीचे चींटियों का घर होगा, वहाँ पर आप खाली 50 ग्राम आटा भी डाल के आए, उतना तो कर सकते हैं। सही बात है। राइट, 50 नहीं 5 ग्राम आटा भी डालेंगे वो चींटियों के लिए काफ़ी है। पर रेगुलर टाइम पे करना शुरू करें एंड यू विल सी कि दैट विल बिल्ड द संस्कार। और मैं कहना चाहूँगा आपके बच्चों को कार की ज़रूरत नहीं है, संस्कार की अच्छे जरूरत। संस्कार की ज़रूरत है। संस्कार होंगे तो कार वो अपने आप ले लेंगे, बट कार दे दी और संस्कार नहीं दिए तो वो जो पोर्शे वाला केस हुआ, वो कहीं पर किसी को उड़ा के आ जाएगा। उड़ा के आ जाएंगे। बच्चों की क्षमता को अनलॉक करने के लिए कोई भी 3 से 4 बेस्ट पेरेंटिंग टिप्स। क्षमता को अनलॉक करने के लिए सबसे पहला तो हम क्षमता देखेंगे, माने वो कौन सा काम अच्छे से कर रहा है वो सबसे पहले देखना शुरू करेंगे, नंबर 1। नाउ नंबर 2, उसके लिए अब हमें क्या करना है, AER, AER, A फॉर अप्रिशिएशन। बच्चे की वो जो क्षमता है, वो जो पॉजिटिविटी है, वो जो टैलेंट है, उसको हम क्या करेंगे, तारीफ करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे। नंबर 2, तारीफ हो गई, अब उसको हम क्या देंगे, ई फॉर व्हाट, एक्सपोजर, कि बेटा आपकी ये जो क्षमता है ना, आप ये जो केक बनाते हो, आप ये जो पेस्ट्री बनाते हो, आप ये जो ड्राइंग बनाते हो, आप जो डांस करते हो, आप जो सिंगिंग करते हो, इसको लेकर आपको पता है क्या क्या करियर हो सकते हैं, इसके अंदर आप कैसे आगे बढ़ सकते हो, इसके अंदर कौन कौन ऑलरेडी सफल है, वैसा सब पता है। वो सारी चीज़ों को हम उसको एक्सपोज करना शुरू करें। ना धीरे धीरे जब वो बच्चा गिटार क्लास में गया, टेनिस के क्लास में गया, फिर छोड़ देता है। क्यों छोड़ देता है? क्योंकि उसका एक्सपोजर ही नहीं है। और अभी टीचर बोल रहा है कि दौड़ो दौड़ो दौड़ो, ये पी 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 बजाओ, तो अब वो थोड़े समय के बाद पक गया। सही बात है। पर उसको यदि एक्सपोजर मिला है कि बेटा पियानो आप बजाते हो तो ये चीज़ें हो सकती है, बेटा आप गिटार बजाते हो ये चीज़ें हो सकती है, बेटा आप टेनिस खेलते हो ये चीज़ें हो सकती हैं। नाउ बच्चे को एक्सपोजर मिला, उसको समझ में आएगा कि अच्छा ये जो लिविंग लेजेंड है इसलिए है क्योंकि इसने इतने समय तक प्रैक्टिस करी, एक ही काम बार बार लगातार किया, इसलिए वो लेजेंड है। तो नाउ अब जब सर ये मैम बोलेंगे कि ये करो ये करो ये करो, उसको पकेगा नहीं क्योंकि एक्सपोजर मिल चुका है। नाउ ए हो गया, ई हो गया, एक्सपोजर हो गया। नाउ आर फॉर रोल मॉडलिंग। बच्चे की वो जो खूबी है, वो खूबी के अंदर काम करे हुए 3 से 4 रोल मॉडल, या तो डिजिटल या तो फिजिकल, 4 हो तो 2 फिजिकल 2 डिजिटल, उसके सामने रख दो, उनसे मुलाकात करवा दो। एंड जब वो बच्चे ने वो फिजिकल या डिजिटल रोल मॉडल को गया, उनसे बातचीत करी, उनसे मिला, उनकी पॉडकास्ट सुनी, उनके इंटरव्यू देखे, एंड जब उसके अंदर आ गया ना कि यार मुझे फुटबॉल में तो रोनाल्डो होना है, मुझे तो क्रिकेट में सचिन होना है, मुझे तो धंधे में धीरू भाई अंबानी या रतन टाटा होना है, उसके बाद में बस आपका काम खत्म। वो बच्चा संस्कारी होगा, सफल होगा, सब कुछ उसके अंदर होगा AER फॉलो करते हुए। उसकी जो जो भी खूबी है, जो जो भी टैलेंट है, वो ज़रूर से उस पर काम करेगा, निखर के आएगा। आपको क्या लगता है आजकल पेरेंट्स से क्या चूक हो रही है बच्चों की परवरिश में? मम्मी पापा अपने बच्चों को सब कुछ दे देना चाहते हैं, और अब सब कुछ देते हुए एक चीज़ कभी नहीं दे पाते, वो है स्ट्रगल। जब बच्चा स्ट्रगल नहीं करता, बैठे बैठे सारी चीज़ें मिल जाती है,
मम्मी पापा ही दुर्योधन को जन्म देते हैं, Agree. मम्मी पापा ही उसके अंदर भलाल देव की लालची वृत्ति को जन्म दे देते हैं। सो सब कुछ दे देना, सब हाँ पे हाँ करना, मुझे लगता है सबसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो आज से मम्मी पापा को रोकना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, खास करके पापा नाम का प्राणी। क्योंकि उसको लगता है कि भाई मैंने स्ट्रगल किया, मैं सफल हुआ, मेरे बचपन में मुझे कुछ नहीं मिला था, तो मेरा बच्चा जो बोलेगा मैं दे दूंगा। उससे शुरुआत होती है। हालांकि कई बार मम्मी भी होती है, बट ज़्यादातर मैंने देखा है कि ये पापा में थोड़ा ज़्यादा होता है। क्योंकि पूरे दिन वो बाहर हैं, शाम को आके बच्चा बोलता है ये दो वो दो, तो उनको लगता है मैं दूंगा तो मैं अच्छा पापा कहलाऊंगा, बट इट इज़ नॉट। भाई मैंने तो सुना है बहुत बड़े जो अमीर घराने हैं ना, कई बार वो अपने बच्चों को, एक शायद गुजरात में भी एक घराना है जो मतलब सऊजी भाई ढोलकिया, हाँ जी हाँ जी, मतलब वो अपने जो वर्कर्स हैं उनको गाड़ियाँ गिफ्ट में देते हैं, लेकिन वो जब अपने बच्चों को ट्रेंड करने की बारी आती है तो 1 महीने के लिए किसी अननोन सिटी में भेजते हैं, ओनली 7,000 रुपीज़ दे के उनको, मतलब सिर्फ ट्रेंड करने के लिए, चीज़ें सीखने के लिए, है ना। और हम जो मिडिल क्लास फैमिली है वो ये चीज़ें नहीं समझती, नहीं सीखती। 100%। तो बच्चे को उनके पैरों पे खड़ा होने दें, दैट्स इट, स्ट्रगल करने दें। कोई भी बेस्ट पेरेंटिंग एडवाइस? मुझे लगता है कि बेस्ट पेरेंटिंग एडवाइस एक हो सकती है, दैट इज़ कि बच्चों को बड़ा ना करें, पर बच्चे के साथ आप छोटे हो जाएं। एंड जब बच्चा आपके अंदर वो बचपने को देखता है, आपके साथ वो खुश होकर एंजॉय करता है, तो बच्चा अपने आप रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, अपने आप बड़ा हो जाता है। तो बच्चों से बड़ी बड़ी बातें करेंगे, बच्चा ज़िंदगी भर छोटा रहेगा, और बच्चों के साथ छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करेंगे, वो बच्चा जल्दी बड़ा हो जाएगा। जी भाई, अब तक की आपकी लाइफ की 3 सबसे बड़ी लर्निंग्स क्या रही है? वैसे तो ढेर सारी हैं, पर एक चीज़ जो मुझे लगती है जीवन का जो काइंड ऑफ हार्ड हिटिंग फैक्ट है, एंड दैट इज़ यदि आप खुद के ढोल नहीं बजा सकते तो दुनिया आपके ढोल नहीं बजाएगी। राइट, नंबर 1 दैट इज़ आप खुद के ढोल नहीं बजा सकते तो दुनिया आपके ढोल नहीं बजाएगी। माने मैं मेरे बच्चे की तारीफ़ नहीं कर सकता, मैं मेरे काम की तारीफ़ नहीं कर सकता, मैं मेरे काम के बारे में नहीं बोल सकता, तो और कोई आके मुझे प्रमोट नहीं करेगा। दैट इज़ नंबर 1। नंबर 2, मैं मेरे जीवन के बारे में बता रहा हूँ, नॉट फॉर द पेरेंटिंग। हाँ जी। एंड दैट इज़ यू आर नॉट लेस पेड, यू आर लेस नोन। आपको लगता है कि भाई आपको कम मिल रहा है, कम मिल रहा है, कम मिल रहा है, पर आपको कम नहीं मिल रहा है, आपको कम लोग जानते हैं, वो प्रॉब्लम है। तो यदि आपको आपके टैलेंट को लेकर, आपके काम को लेकर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानना शुरू करें, और वो जो पैसा पे कर सकते हैं वो लोगों को जब आपके बारे में पता चले, तो वो दे आर रेडी टू पे। बट जो लोग कम पे कर रहे हैं, बस वही लोग आपको जानते हैं, तो वो आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। एंड तीसरी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो पर्सनल लाइफ को लेकर मैं कहना चाहूँगा, जो मे बी आप भी रिलेट करेंगे, पहले आपके जीवन में ढेर सारी प्रॉब्लम होती है, सही बात है, और फिर एक प्रॉब्लम आती है, हेल्थ की प्रॉब्लम, और सारी प्रॉब्लम गायब होके ये एक प्रॉब्लम सबसे बड़ी बन जाती है। जी जी जी। सो इसीलिए हम कुछ भी करें, मेरा ये मानना है कि एज अ पर्सन, एज अ मदर, एज अ फादर, एज अ बिजनेसमैन, एज अ जॉब पर्सन, एज अ प्रोफेशनल, हम हमारी हेल्थ को रोज़ थोड़ी थोड़ी प्रायोरिटी देना शुरू करें। थोड़ी थोड़ी, मैं नहीं कहता कि वो एक दिन में आप 30 मार खान बन जाए, मैराथन दौड़ना शुरू करें, बट एटलीस्ट आधा घंटा ब्रीदिंग करे, प्राणायाम करे, योगा करे, वॉक करे, जो पसंद आए, डांस करे, स्विमिंग करे, बट आधा घंटा, पौना घंटा एटलीस्ट खुद की हेल्थ के लिए निकालें। ये 3 चीज़ें मुझे लगता है मेरी लाइफ का टोटल मे बी 42-43 ईयर्स का टोटल लर्निंग, तो ये 3 लर्निंग डेफिनेटली है। थैंक यू सो मच भाई, आज मतलब इतनी ज़्यादा लर्निंग्स आपने शेयर की, मतलब पर्सनली मैंने तो बहुत बहुत कुछ सीखा है, और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे उन्होंने बहुत कुछ सीखा होगा, खासकर पेरेंट्स। ठीक है, प्लीज़ बच्चों पे इतना, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, इतना जुल्म ना करें, है ना। और आई होप भाई जो जो आपने लर्निंग्स दी हैं, जो जो आपने चीज़ें टेक्निक्स बताई है, वो पेरेंट्स फॉलो करेंगे। और क्योंकि
आपके पास देखिए नॉलेज बहुत सारी है, और ये 1 घंटे के पॉडकास्ट में वो सारी चीज़ें हम कवर नहीं कर सकते, फिर भी हमने कोशिश की कि बेस्ट चीज़ें हम कवर करें। बाकी हम एपिसोड करते रहेंगे। थैंक यू सो मच भाई समय देने के लिए। वंडरफुल, थैंक यू वेरी मच। एंड बस मिलते रहेंगे एंड खेलते रहेंगे। जी, थैंक यू। वंडरफुल, थैंक यू।